हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन आपके लिए तभी बेनिफिशियल है जब आपने एक बार क्लास कर लिया है, चाहे वो मेरे से किया हो, चाहे वो कहीं और से करा हो। इनके लिए रेलेवेंट है सर, सारे सीए के बच्चे, सारे सीएमए के बच्चे, सारे सीएस के बच्चे। कुछ कॉन्सेप्ट है जो स्पेसिफिकली सीए के काम के हैं, वो बता दिए जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जो स्पेसिफिकली सीएमए के काम के, वो बता दिए जाएंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं, वो मैं अलग से बता दूंगा। बट मोटा मोटी सारे के सारे रिवीजन वाइज कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन वाइज बहुत सारा डिफरेंस है जो कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर कर लिया है। कहां से करेंगे, सोर्स क्या है सर? क्या चार्ट बुक से करेंगे? नहीं, चार्ट बुक से हम लोग डिटेल रिवीजन करेंगे जो बाद में करेंगे। अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने एक बार पूरी रेगुलर क्लासेस कर लिया है, और क्योंकि 3 से 4 रिवीजन की जरूरत है, तो एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करना जरूरी है, सो दैट आप ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 महीने जो आपके एग्जाम को टाइम है, आप ये कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलो। और आई विल मेक श्योर कि बहुत जल्दी खत्म कर दूं, मतलब लगभग आधी 40 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहां से कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बुक से। ये जो बुक आप देख रहे हो, ये मेरी कॉन्सेप्ट बुक है, प्लस हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स है, ये सारे के सारे अपन यहां से करेंगे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बुक आपको अगर लेना है तो आपको वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ेगा। वेबसाइट है www.pranavjandak.com। और हैंड रिटन नोट्स, अगर आप ऐप में लेक्चर देख रहे हो, आपने हमारे ऑलरेडी कोर्सेज ले रखे हैं, तो आपको ऐप में ऑलरेडी पीडीएफ सेक्शन में हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड मिलेगा। या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स का लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये सुपरफास्ट रिवीजन है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने एक बार लेक्चर देखा है। अगर आपने एक भी बार लेक्चर नहीं देखा है तो ये सुपरफास्ट रिवीजन आपके लिए नहीं है। या फिर आपने पहले एग्जाम दे रखा था, अब आप रिपीट कर रहे हो, तो इन दैट केस ये सुपरफास्ट रिवीजन आपको काम आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सारी बातें बता दूंगा जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे? सबसे पहले हमने डिस्कस करा था टैक्स क्या होता है, फिर टैक्स क्यों लगता है, टैक्स के टाइप्स क्या है, हायरार्की क्या है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पावर टू लेवी टैक्स, टैक्स लगाने का पावर कहां से आता है, फिर सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन हमने डिस्कस करा था, फिर हमने डिस्कस करा था प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिर एक जो रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर पे टैक्स लगता है, उसके एक्सेप्शंस हमने डिस्कस करे थे। 5 एक्सेप्शंस थे। अगर कोई नया बिजनेस चालू कर रहा है तो पहला प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, ये डिस्कस करा था। पर्सन का डेफिनेशन क्या रहेगा, ये डिस्कस करा था। कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी के नेचर और कंपनी के टैक्स रेट डिस्कस करे थे। फिर 13 नंबर पे हमने डिस्कस करे थे स्लैब रेट, ये न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स में इस बार अमेंडमेंट्स है बॉस। ठीक है। फिर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक बताया था। आगे डिटेल में टोटल कंपटीशन जब पढ़ेंगे तब इस पे बात होगा। 87A का रिबेट, अगेन न्यू टैक्स रिजीम का जो 87A का रिबेट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स है। फिर न्यू टैक्स रिजीम में जो एक रूल आया है मार्जिनल रिलीफ वाला, 12 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम रही तो उसमें अमेंडमेंट है। पहले ये 7 लाख हुआ करता था। रेट ऑफ सरचार्ज पड़े थे, फिर सरचार्ज अगर लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ भी मिल सकता है, वो भी पड़े थे। फिर वेरियस बाकी जो पर्सन है, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, इनके लिए टैक्स रेट क्या होता है वो पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था टैक्स कंप्यूटेशन से रिलेटेड मिसलेनियस प्रोविजंस, भैया एमएमआर क्या रहता है, एवरेज रेट क्या रहता है, हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है, वो सारी बातें। फिर हमने देखा था अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पे क्या प्रीवियस ईयर रहेगा और क्या रेट से टैक्स लगेगा, 78%, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। फिर कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स बताए थे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, स्पेशल टैक्स रेट स्पेशल इनकम पे लगते हैं, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगते हैं। याद होगा, टोटल इनकम निकालना, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट। फिर कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट पढ़ा था हमने, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा A to Z कवरेज है। सिलेबस का जो स्ट्रक्चरिंग किया गया है वो ये सोच के किया गया है कि भैया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बच्चों ने मेरे को फीडबैक्स दिए हैं उनके कन्वीनियंस के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। अगेन मैं बता रहा हूं, ये सुपर फास्ट रिवीजन उस बच्चे के लिए काम का है जिस बच्चे ने पहले एक बार टैक्स पढ़ रखा है, लेक्चर्स कर रखे हैं अच्छे से। ठीक है। यहां पे मैं कुछ भी समझाऊंगा नहीं नया, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लास में समझाए हुए हैं उनको याद करने की अपनी कोशिश रहेगी। ठीक है। चलो, सो लेट स्टार्ट। जो बच्चा वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, मेक श्योर चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर वीकेंड मतलब हर संडे एक चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन आते रहेगा। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। शुरू कर देते हैं। मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है भैया? अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। टैक्स हमेशा पैसों में होता है, मनी के टर्म्स में होता है। इन काइंड ऑफ टैक्स नहीं दे सकते हो।
टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है, वॉलेंटरी नहीं है, देना है पक्के में देना है। क्या आपने कोई गुनाह किया है इसलिए आपको टैक्स देना है? नहीं, टैक्स पेनल्टी नहीं है, उसका पनिशिव नेचर नहीं होता। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने हैंड रिटन नोट्स में क्या क्या दिखा था। क्या टैक्स पे करना कंपलसरी है? हाँ जी बिल्कुल। क्या वॉलेंटरी है? नहीं। वॉलेंटरी है, मन पे है क्या? नहीं। इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये लिखवाया था मैंने क्लास में। क्या ये पेनल्टी है? क्या ये पीनल इन नेचर है? नहीं। ठीक है, तो टैक्स लगता क्यों है? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपने कि भैया टैक्स लगते क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसा होना, गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसा होना। पैसा कहां से आता है? तीन जगहों से आता है। पहला तो आता है गवर्नमेंट कुछ बिजनेस करती है पीएसयू से, बराबर। गवर्नमेंट कुछ बिजनेस करती है, वहां से पैसा आता है, बट वो तो हकीकत में लॉस मेकिंग होता है। फिर गवर्नमेंट लोन लेती है पेट भर के वर्ल्ड बैंक से। और तीसरा है टैक्स, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है उससे देश चलता है। ठीक है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा होने के लिए टैक्स लिया जाता है, तो टैक्स इज अ बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी जो बातें हैं कौन से बुक में जो लिखी है कि भैया ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी है, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और ये गवर्नमेंट इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, सारी बातें हैं। हकीकत में तो पैसा दबाया जाता है, ये तो मेरे को पता है, आपको पता है। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कौन से टाइप के टैक्सेस होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि टैक्स पेयर डायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट को देता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मतलब टैक्स पेयर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, गवर्नमेंट टैक्स पेयर देता है सप्लायर को और सप्लायर देता है गवर्नमेंट को। जैसे जीएसटी, अगर आपने मेरे से कोर्स ले रखा है तो आपने मेरे को जीएसटी दिया है, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी दूंगा, तो इफेक्टिवली इसके पैसे किसके जेब से जा रहा है? आपके जेब से। बट गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो सप्लायर को, सप्लायर दे रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, हायरार्की की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, बहुत सारे, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने दो बॉडीज बना रखी है, दो बोर्ड्स बना रखे। एक है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और दूसरा है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स का देखता है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कस्टम्स का देखता है। ठीक है, ओके। अब अगर टाइप्स ऑफ टैक्सेस में वापस जाए तो देखो, डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्स लगता भी मेरे पे है, डायरेक्ट टैक्स लगता भी मेरे पे है और उसका बर्डन भी मेरे को बेयर करना है। बट ये जो जीएसटी है ना, ये अपने पे नहीं लगता, ये लगता है सप्लायर पे। जीएसटी का जो लेवी है वो सप्लायर पे है, बराबर। जीएसटी का लेवी सप्लायर पे है, बट अल्टीमेटली बर्डन किसको बेयर करना है? एंड कंज्यूमर को। जीएसटी का लेवी होता है सप्लायर पे, बट अल्टीमेटली बेयर किसको करना है? एंड कंज्यूमर को। जैसे आप मेरे से कोर्स ले रहे हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, कोर्स बेच रहा हूं मतलब सर्विसेज दे रहा हूं, तो मेरे को गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तू सर्विसेज देता है किसी को तो तेरे को हमको जीएसटी देना पड़ेगा 18%। अब मेरे को गवर्नमेंट को 18% देना है, इसलिए मैंने आपसे रिकवर करा। तो मेरे को बताइए, लेवी किस पे हुआ? मेरे पे। लेवी किस पे हुआ? सप्लायर पे। बट अल्टीमेटली बर्डन किस पे आया? कंज्यूमर पे। अल्टीमेटली बर्डन आया है कंज्यूमर पे। ठीक है, चलते हैं अपन, ये बाकी सारी बातें हैं। सप्लायर गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा, ठीक है, आम आदमी सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को देगा, बराबर। हाँ, फिर यहां पे हमने बात करी थी इंसिडेंस एंड इंपैक्ट की। इनकम टैक्स में जो लेवी है, मतलब जो टैक्स लगना बोलते हैं ना, वो भी मेरे पे लग रहा है और बर्डन भी मेरे पे आ रहा है, क्योंकि मेरी जो इनकम है उस पर टैक्स मैं खुद भरता हूं। तो इसमें इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स में कहते हैं इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। बट जब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होता है सप्लायर पे, जीएसटी सप्लायर पे लगता है। जीएसटी के एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि भैया कस्टमर पे लगाओ। जीएसटी में नेचर ये है कि जीएसटी इज अ टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो आदमी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करेगा वो आदमी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो गवर्नमेंट लेवी कर रही है सप्लायर पे। बट सप्लायर क्योंकि कस्टमर से रिकवर करता है जीएसटी, तो बर्डन कस्टमर पे आ जाता है। मतलब लेवी हो रहा है सप्लायर पे, बर्डन आ रहा है कस्टमर पे। तो क्या मैं कह सकता हूं इंसिडेंस एंड इंपैक्ट? इंसिडेंस मतलब लेवी होना और इंपैक्ट मतलब बर्डन आना, ये अलग लोगों पे है, आई में आईडीटी में जीएसटी के अंदर। ठीक है, ओके डन। फिर यहां पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो कि मैं चाहता नहीं हूं अपन बुक में से पढ़ ले,
मैं चाहता हूं अपन यही से डायरेक्टली मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इंसान के इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इंसान पे नहीं लगता, ये गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हम साल में एक बार भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम जब भी गुड्स या सर्विस का सेल होता है या परचेस होता है तो भैया गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है। डन है। इनकम टैक्स में मतलब डायरेक्ट टैक्स में लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पे रहता है, मतलब इंसिडेंस एंड इंपैक्ट सेम पर्सन पे रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट डिफरेंट पर्सन पे रहता है। डन है। इनकम टैक्स में जो मेरे पे टैक्स लगा है वो बर्डन मेरे पे ही रहता है, मतलब बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। टैक्स लगता है सप्लायर पे, सप्लायर अपना बर्डन कस्टमर पे डालता है, तो बर्डन शिफ्ट होता है। ठीक है, डन। अब एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं। लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। एग्जांपल, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम मैंने आपको पढ़ा दिया था, 78% का रेट है, 60 प्लस 25 प्लस 4, बाद में बात करते हैं। जीएसटी और कस्टम्स कलेक्शन ईयरली बेसिस पे होता है, ये हमेशा होता है जब सेल या परचेस हुआ। इंसिडेंस इंपैक्ट सेम पर्सन पे रहेगा, यहां पे डिफरेंट पर्सन पे रहेगा। बर्डन डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। नेचर क्या है? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। मतलब हर आदमी से सेम रेट से नहीं लिया जाता है। मेरे से जो रेट से लिया जा रहा है और अंबानी से जो रेट से लिया जा रहा है वो डिफरेंस है, उसको सरचार्ज लगेगा। किसी की इनकम 5 लाख है, उससे टैक्स ही नहीं होता है, हमने देख रखा है भैया, स्लैब रेट देख रखे हमने न्यू टैक्स रिजीम के। तो भैया डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब कि भैया ये स्लैब्स में चलता है, और फ्लैट रेट नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब सब पे 18% का टैक्स है। जैसे मेरा अगर कोई लेक्चर ले रहा है तो वो बंदा चाहे एकदम गरीब का हो, एवरेज किसान का बच्चा हो, या फिर किसी अंबानी का बच्चा हो, मेरे से जो भी सर्विसेज ले रहा है उसको 18% का ही जीएसटी लगेगा। सब पे टैक्स का जो रेट है वो सेम रहेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं कि ये रिच और पुअर में गैप बढ़ाता है। और टैक्स इवेजन, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल है क्योंकि अपन अलग से देते हैं इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि ये गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में इंक्लूड होके आता है तो इवेजन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने मेरे से कोर्स ले रखा होगा, ठीक है, 11,800 का कोर्स है हमारा टैक्सेशन का, तो उसके अंदर 10,000 का है फीस और 18% मतलब 1,800 रुपए का है जीएसटी। तो अब जब आप पूछते हो तो आपको क्या बताया जाएगा कि भैया 11,800 का कोर्स है। अब आपको पता ही नहीं है ये 1,800 रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आप चोरी कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं है कोई चीज है तो चोरी कैसे करोगे? और सर ये तो बहुत बेसिक है, हमको तो पता है। अरे आपको पता है, आप टैक्स पढ़ रहे हो, बट आम आदमी को नहीं पता। ठीक है, डन। उसके बाद पावर टू लेवी टैक्स। अब ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसकी पावर कहां से है? तो आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल है। आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सारे मैटर्स दे रखे ना, उस पे लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में लिखा है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब इनकम पे जो टैक्स लगाने का पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के। अगर एग्रीकल्चरल इनकम की बात करना चाहो तो एग्रीकल्चरल इनकम दे रखा है स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में। स्टेट लिस्ट में जो सारे मैटर्स है उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स है जिसपे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर बनाया, स्टेट ने भी बनाया, सेंटर ने भी बनाया, तो क्या होगा? ये सारी बातें अपन ने रेगुलर लेक्चर में करी है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो लग रहा है ना, उसका चार्ज सेक्शन 4 में दे रखा है। सेक्शन 4 कहता है कि भैया टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एवरी पर्सन, जो भी इनकम टैक्स में पर्सन होता है उसकी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। और जो टैक्स रेट्स है वो 2 जगह दिए रहते हैं, एक तो फाइनेंस एक्ट में दिया होता है और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनकम कैसे निकलेगी। इनकम निकलेगी 5 हेड्स की। इनकम टैक्स में 5 हेड्स है, जो इनकम है आपकी वो 5 हेड्स में डिवाइड करी गई है। पहला हेड है सैलरी। सैलरी में क्या आता है? जॉब, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और वो बंदा आपको मंथली सैलरी दे रहा है या वेजेस दे रहा है तो वो सैलरी में टैक्सेबल रहेगा। दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है? रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट।
पीजीबीपी में क्या आता है, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम। चौथा है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या आता है, जो आपने कैपिटल एसेट को बेचा है वो कैपिटल गेन्स में आएगा। मैंने आपको क्लास में लिखवाया था भी कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है, शेयर्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, लैंड्स आती है। तो ये सारी बातें आगे अपन कैपिटल गेन्स वाले हेड में करने वाले। आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कहीं 4 में नहीं आती वो ये 5वें में आती है, जैसे कि डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड आपको मिल रहा है, मेरे को बताइए क्या आप जॉब करते हो कंपनी में जो डिविडेंड दे रही है आपको? नहीं। क्या आपने बिल्डिंग को रेंट पे दिया? नहीं। क्या आपका धंधा है? अगर कोई आदमी शेयर ब्रोकर है तो उसका डिविडेंड अलग बात है। ठीक है, आपको अभी अगर ऐसा लग रहा होगा कि कोई आदमी लेट्स से शेयर ब्रोकर है, ये जो शेर खान है और ये जो भी शेयर ब्रोकर्स है, तो आपको लग रहा होगा डिविडेंड उनका पीजीपी में जा सकता है। बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड हमेशा आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। अगर आपका धंधा भी है तो भी मतलब शेयर्स खरीदना बेचना आपका धंधा है और उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है तो भी वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन्स, क्या कोई कैपिटल एसेट आपने बेचा, क्या आपने शेयर्स बेचे हैं ना, आपके पास शेयर्स पड़े उस पर डिविडेंड मिला है तो वो जाएगा आईएफओएस में। ठीक है, फिर ये कुछ अपन ने एग्जांपल्स लिए थे, ये आप खुद से ही कर सकते हो। ठीक है, अब हमको इनकम निकालनी कैसे, ये मैंने इस पे क्लास में बहुत ज्यादा फोकस करा है। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ने का है। रेसिडेंशियल स्टेटस पहले निकालेंगे बंदे का, अपने को पता चलेगा वो आरओआर है, आरएनओआर है या एनआर है। ठीक है, इंडिविजुअल के एचयूएफ के केस में। फिर जो उसकी इनकम है उसको 5 हेड्स में क्लासिफाई करेंगे। सैलरी की इनकम आएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी, पीजीबीपी की इनकम आएगी, कैपिटल गेन्स की इनकम आएगी, आईएफओएस की इनकम आएगी। ठीक है, ये पांचों हेड्स की इनकम मिला के बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 के कुछ डिडक्शंस माइनस होते हैं जो कि आगे अपन पढ़ने वाले। ठीक है, ये चैप्टर 6 के मोस्ट ऑफ द डिडक्शन सिर्फ ओल्ड स्कीम में होते हैं। न्यू स्कीम में सिर्फ 3 ही डिडक्शंस है जिनका चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो खैर ओल्ड न्यू की बात बाद में करेंगे। अभी ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 की डिडक्शंस माइनस कर लिए, ये आ गई आपकी टोटल इनकम, नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम, जो नाम बोलना है बोलो। अब ये टैक्सेबल इनकम पूरे इनकम पे स्लैब रेट नहीं लगते हैं, जो अपन ने स्लैब रेट पढ़ रखे ना पूरे इनकम पे नहीं लगते हैं। याद रखिएगा, ये इनकम को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक है स्पेशल इनकम, दूसरा है नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट्स लगेंगे। स्पेशल इनकम पे हमेशा मेरे साथ रिपीट करो, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगेंगे हमेशा, चाहे ओल्ड स्कीम हो न्यू स्कीम हो, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ही लगेंगे। और जो नॉर्मल इनकम है उस पे स्लैब रेट लगेंगे। और ये स्लैब रेट्स अलग अलग है। ये स्लैब रेट डिपेंड करता है कि आप ओल्ड रिजिम ले रहे हो, आप न्यू रिजिम ले रहे हो। ठीक है, याद रखना ये बात याद रखना बहुत जोर के। ये बहुत काम आएगा जब टोटल कंप्यूटेशन करना है ना, ये वाला पॉइंट बहुत काम आने वाला है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुपर फास्ट रिवीजन में रिपीट कर रहा हूं। टोटल इनकम आई, टोटल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करना, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट्स, नॉर्मल इनकम स्लैब रेट। स्पेशल रेट्स ओल्ड न्यू दोनों में सेम है, स्लैब रेट ओल्ड न्यू दोनों में अलग है। डन है। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है एज कंपेयर टू असेसमेंट ईयर। जो भी बंदे की इनकम यहां पे हुई है उसको अगले साल टैक्स लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है 1/4/2025 से लेके 31 मार्च तक जो आप पैसा कमाओगे उस पे आपको 31 जुलाई या फिर अक्टूबर या नवंबर में टैक्स भरना है। अक्टूबर नवंबर ऑडिट वाले हैं, उसकी बात मैंने अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो अगले साल की 31 जुलाई क्यों? क्योंकि भैया साल खत्म हुआ तो क्या हाथों हाथ वो आ जाएगा अपने यहाँ पे? ये मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही साल खत्म हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, बोले भैया चल चल टैक्स निकाल। मैंने क्या बोला, भाई रुक जा, थोड़ा अकाउंट वकाउंट तो बना दे बराबर से। तो 4 महीने का टाइम देते हैं। अप्रैल खत्म हुआ, सॉरी मार्च खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को आपको अपना क्या भरना होता है? रिटर्न ऑफ इनकम, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, आपको भरना है। इसमें आप अपनी इनकम डिक्लेयर करोगे खुद से सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। ठीक है, तो भैया ये जो प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम अगले साल टैक्स होगी। अब क्योंकि इनकम इस साल टैक्स हो रही है, क्योंकि इस साल इनकम टैक्स हो रही है, इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। इनकम का असेसमेंट हो रहा है, इसलिए सेकंड ईयर आगे वाले ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। और इसके पहले आपने इनकम कमाई है इसलिए इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो साल है जिसमें आपने पैसा कमाया है और उस प्रीवियस ईयर पे अगले साल टैक्स लगेगा। तो प्रीवियस ईयर अगर 25-26 है तो असेसमेंट ईयर कितना रहेगा? 26-27। मेरे को बताइए अगर प्रीवियस ईयर 26-27 है तो असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? 27-28 एंड सो ऑन। ठीक है, बट 5 ऐसे केसेस है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स करने के लिए असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकते। ये 5 केसेस ऐसी है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स करने के लिए अगले साल तक नहीं रुकते, क्योंकि हम अगर अगले साल तक रुक गए ना भैया तो वो आदमी भाग सकता है, गायब हो सकता है।
रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है। इसलिए 5 ऐसे केसेस है जब प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है, प्रीवियस ईयर में ही आप टैक्स भी ले लेते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल क्या है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर अगले साल टैक्स लगेगा, ये नॉर्मल रूल है। बट ये 5 केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगता है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाता है। डन है। इसमें पहला एक्सेप्शन है नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस। अगर नॉन रेसिडेंट की शिप इंडिया से कस्टमर मतलब पैसेंजर्स ले जा रही है, गुड्स ले जा रही है, तो शिप को तभी जाने दिया जाएगा जब उसने टैक्स का पेमेंट किया है, या फिर वो जो शिप का मास्टर है, मास्टर ऑफ शिप ने इंडिया के अंदर टैक्स पेमेंट के लिए सैटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट कर दिया है। टैक्स पेमेंट शिप जाने के पहले या मैक्सिमम 30 डेज, डिपार्चर के 30 डेज के अंदर टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। शिप ने जितना भी फ्रेट अर्न किया है इंडिया में या इंडिया के बाहर बिकॉज ऑफ इंडियन कस्टमर्स, तो भैया उसकी इनकम रहेगी 7.5%। ठीक है, डीम्ड इनकम कितना रहेगा, जितना फ्रेट कलेक्ट किया है उसका 7.5%। आपने फ्रेट कलेक्ट किया है 100 लैक्स मतलब 1 करोड़, तो उसका 7.5% आपकी इनकम रहेगी 7,50,000, 7.5 लैक्स। ठीक है, डन है। और ये इनकम उसी साल में टैक्स हो जाएगी जब आपने अर्न करी है। मतलब इस साल अगर जा रही है तो शिप रुकेंगे नहीं अगले साल, क्या भैया नॉन रेसिडेंट है, बाहर रहता है, शिप वापस आएंगी नहीं आएंगी, कहां रुकते हैं भैया, लगा दो टैक्स। ठीक है। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया, कोई आदमी छोड़ के जा रहा है, कोई आदमी इंडिया को छोड़ के आने वाला है इसी साल में, हमको पता चला, हमको मतलब एओ को पता चला, और वो वापस आने का कोई इरादा नहीं है उसका, तो एओ उसको जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा, उसको बोलेगा भैया ये जो प्रीवियस ईयर है ना उसमें तूने पैसा कमाया उस पर टैक्स भर, प्लस देखो ये प्रीवियस ईयर है, अब पिछले प्रीवियस ईयर का भी उसने टैक्स नहीं भरा होगा, तो उससे 2 टैक्स लिए जाएंगे, एक पिछले प्रीवियस ईयर का क्योंकि इस साल वो असेसमेंट ईयर है। अरे मान लो ना कोई आदमी कहां भाग के जा रहा है, वो भाग के जा रहा है 1 जून को, अब पिछले साल का टैक्स भरना था उसको 31 जुलाई, वो भी नहीं भरा उसने, तो पिछले प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा, प्लस इस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक का टैक्स भी लिया जाएगा। तो भैया उससे 2 चीजों का टैक्स लिया जाता है, लास्ट प्रीवियस ईयर की इनकम का और 1 अप्रैल ऑफ दिस प्रीवियस ईयर टिल द डेट ऑफ डिपार्चर। ठीक है। थर्ड चीज, अगर कोई एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आपने किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था दिवाली के फटाकों के लिए, और ये एओपी बीओआई डिसॉल्व हो जाने वाली है जैसे ही इवेंट खत्म होता है, तो हम उनकी प्रीवियस ईयर से लेके डिसॉल्यूशन तक की डेट की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर सकते हैं, हम मतलब एओ, हम नहीं टैक्स करेंगे। ठीक है। फोर्थ, पर्सनल लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। हमको पता है कि भैया कोई बंदे पे, मतलब एओ को पता है किसी बंदे पे टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, और वो टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, क्योंकि एक बार सारी प्रॉपर्टी बेच दिया तो उससे टैक्स वसूल करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो बोलेगा भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ले लो वसूल कर लो। तो अगर हमको लग रहा है कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हम उसकी 1 अप्रैल से तो जब तक एक्शन लेते वहां तक की जो इनकम है उसको उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स कर सकते हैं, रुकने की जरूरत नहीं है। पहले 4 केस 1, 2, 3, 4 इसमें कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी है असेसिंग ऑफिसर के लिए कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही उसने टैक्स लगाना चाहिए। बट 5वां केस आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। किसी बंदे ने अगर अपना साल के बीच में धंधा बंद कर दिया तो उसकी भी प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से लेके तो जब तक बिजनेस बंद करा वहां तक की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स किया जा सकता है, या फिर ये 5वें केस में ही एओ के पास ऑप्शन है, अगर एओ को लग रहा है तो एओ चाहे तो रुकेगा, अगले साल टैक्स करेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। तो ये सेक्शन 176 इट इज एट द चॉइस ऑफ द एओ, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है एओ के पास, है ना। हाँ, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने देखा था प्रीवियस ईयर फॉर न्यू बिजनेस, क्योंकि न्यू बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू नहीं होगा, तो प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, जब से आपने शुरू करा वहां से लेके 31 मार्च, मतलब आपने चालू करा 24 फरवरी को, मैंने चालू करा है 24 फरवरी, तो 24 फरवरी से लेके बस आने वाला 31 मार्च, मतलब लगभग 37-38 डेज का मेरा पहला प्रीवियस ईयर रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू नहीं करेगा। याद रखिएगा कभी भी ईयर ग्रेटर देन 1 ईयर नहीं हो सकता, ईयर मतलब 365 डेज, वो कभी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मतलब ये मत सोचना कि अगर हमने 1 जनवरी को चालू करा है तो अभी के ये साल के 3 महीने और अगले साल के 12 महीने 15 महीने मिला के पहला साल बनेगा ना, ऐसा नहीं है।
तो जब से शुरू करा वहां से लेके तो जो इमीडिएट आपका 31 मार्च आ रहा है वो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा। मतलब पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम हो सकता है, ठीक है, बट सेकेंड ईयर से हमेशा 12 महीने का रहेगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का रहेगा, बात खत्म है, ठीक है। फिर हमने देखी थी पर्सन की डेफिनेशन। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ जी आ जाइए वापस। फिर हमने देखा था पर्सन का डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है बॉस? तो पर्सन को 7 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में नेचुरल ह्यूमन बींग्स, चाहे माइनर हो चाहे अनसाउंड माइंड का पीपल हो। माइनर की इनकम उसके गार्डियन के हाथ में टैक्सेबल होगी। सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल के नाम से काम करता है, तो जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो एज एन इंडिविजुअल टैक्स होता है। दूसरा आता है एचयूएफ, फैमिली की इनकम। ये बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग डिवाइस है क्योंकि एचयूएफ की स्लैब रेट अलग होती है इंडिविजुअल से। तीसरा आता है फॉर्म एलएलपी। फॉर्म एलएलपी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड है तो फॉर्म एलएलपी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एओपी बीओआई बन जाएगी। मैंने ये आपको बता रखा है। कंपनी कोई भी लिमिटेड कंपनी, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, 1 पर्सन कंपनी हो, कंपनी के कैपेसिटी में टैक्सेबल होगी। फिर 6 आता है लोकल अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, जिला परिषद, पीसीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, नगर पंचायत, सब कुछ आ गए इसमें, नहीं पंचायत समिति, ठीक है। और 7th है बचा कुचा रेसिडुअल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे यूनिवर्सिटीज है, भगवान के मंदिर वगैरह है, तो वो इस कैपेसिटी में आएगी अगर उनने ट्रस्ट नहीं बनाया है तो। अगर ट्रस्ट बनाया है तो एओपी बीओआई की कैपेसिटी में जाती है, ठीक है। अब सुनना, ये पॉइंट में हर बच्चे को दिक्कत होती है। देखो, अगर 2-3 लोग मिलके, मल्टीपल लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई है तो वो बन गया फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होना, रजिस्टर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होना ये जरूरत नहीं है, चाहे रजिस्टर्ड फॉर्म हो चाहे अनरजिस्टर्ड फॉर्म हो, यहां पे फॉर्म में ही आएगी इनकम टैक्स में। बट डीड होना, अगर 4 लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, डीड है तो फॉर्म है। अगर 4 लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो उसको एओपी बीओआई कहते हैं, ठीक है। ये यहां पे मैंने कौन से बुक में आपको डाल रखा था। इंडिविजुअल में नेचुरल ह्यूमन बीइंग, माइनर मेजर, अगर कोई मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में टैक्सेबल होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी है, इंडिविजुअल अलग, ये अलग। बाय बर्थ होता है, बाय लॉ नहीं होता है। अगर सिंगल मेल मेंबर है वो भी एचयूएफ बना सकता है, ठीक है। एचयूएफ में जो अपने वाले लोग हैं, मतलब पापा के एचयूएफ में मैं, मेरी बहन, उसको को पार्टनर बोलते हैं। बट को पार्टनर्स ही, याद रखना, को पार्टनर्स ही पार्टीशन मांग सकते हैं। बट मेंबर में मेरी मम्मी और मेरी वाइफ भी आएगी पापा के एचयूएफ में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम एचयूएफ का है, बट इसमें सिख और जैन अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है। ये जो बात मैं आपको बता रहा था ये यहां पे लिखी हुई है कि भैया अगर डीड है तो उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप बनी है, 2-3 लोग की डीड नहीं है तो एओपी बीओ आएगा। एओपी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसमें कोई भी टाइप का पर्सन आ सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ और एक कंपनी और एक फर्म मिलके 4 लोग साथ में काम कर रहे हैं तो वो एओपी हो रहेगी। बट बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है। वैसे दोनों में कोई ज्यादा टैक्सेशन के हिसाब से फर्क नहीं है, ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये अलग अलग लोग मिलके एओपी बना रहे हैं, और सिर्फ लोग मिलके XYZ फर्म, ये फर्म है नहीं चलता, बीओआई नहीं रहेगा, ये एओपी कहलाएगा। बट अगर XYZ है, फर्म नहीं है, तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद ये फैमिली बिजनेस का बात बता रखा है मैंने कि भैया मेरे पापा की एचयूएफ है, पापा है, मम्मी है उसमें, मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरी बहन है, ठीक है। ये 5 मेंबर्स है। बट को पार्टनर्स, पार्टीशन कौन मांग सकते हैं? हमारे लोग, बाहर से आए हुए लोग पार्टीशन नहीं मांग सकते। बाहर से कौन आया? मेरी वाइफ और मेरी मम्मी, ठीक है। अब ये सर दिल पे मत लेना, ठीक है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। फिर को पार्टनर्स सिर्फ 4 जनरेशन तक हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की एचयूएफ है मेरे, तो उसमें मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आएंगे, उनका जनरेशन आएगा। फिर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आएंगे और पापा आएंगे। मैं पार्टीशन नहीं मांग सकता मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की एचयूएफ में, ठीक है। को पार्टनर 4 जनरेशन तक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी की इनकम, इस पे भी बात करी थी अपन ने। यहां पे सारी चीजें हो गई कपड़ी, हाँ ये हो गई। एओपी, ये पार्टनरशिप नहीं होती है। अगर डीड रही तो पार्टनरशिप बन जाएगी, डीड नहीं रही तो एओपी बनेगा। एओपी में पर्सन अपने वॉलंटरीली आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हो सकता है बहुत से बार जॉइंटली शेयर कर रहे हैं, बट उन पे आ गया है, जैसे 2 भाई मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपन ने अभी नहीं पढ़ा है। एओपी बीओआई डाल दिया है। एओ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं। एओपी में इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर्स हो सकते हैं। लोकल अथॉरिटी की इनकम के बारे में बात करा था। लोकल अथॉरिटी की इनकम सिर्फ एक केस में टैक्सेबल होती है। अगर लोकल अथॉरिटी
अपने जुरिस्डिक्शन में, मतलब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने जुरिस्डिक्शन में जो भी गुड्स या सर्विस दे रही है उससे होने वाली उनको इनकम एग्जम्प्टेड है। अगर ये अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर कहीं देती है गुड्स या सर्विस का सप्लाई और वो गुड्स एंड सर्विस में वाटर या इलेक्ट्रिसिटी है तो भैया वो एग्जम्प्ट रहेगा। भैया बिजली और पानी ये तो जरूरत है, चाहे अपने अंदर दो बाहर दो, टैक्सेबल नहीं रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। बट अगर लोकल अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ और दे रही है, गेहूं बेच रही है, चावल बेच रही है, तो उससे होने वाली इनकम टैक्सेबल रहेंगी। याद रखिएगा, सिर्फ यही एक इनकम है जो लोकल अथॉरिटी को टैक्सेबल है। कौन सी इनकम? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन वाटर टू एनीवन आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है। फिर 7th में आता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसमें क्या क्या आता है? आइडल आता है, डाइटी आता है, यूनिवर्सिटी आती है, बार काउंसिल आती है, ट्रेड यूनियंस आती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आती है। अगर ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो, अगर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी बन के, जैसे अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया तो वो एज अ कंपनी रहेगी। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ऐसी यूनिवर्सिटी जो एज अ कंपनी एज अ फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आएगी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। डन। उसके बाद हमने देखा था कंपनीज। कंपनी दो टाइप की होती है इनकम टैक्स में। कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। सर हमने तो सुना था इनकम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। नहीं भैया, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में कौन आता है? इंडियन कंपनी आती है, प्लस ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड पेमेंट के लिए, अरे रिपीट करो, क्लास में अपन ने कर रखा है भैया, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखी है, वो भी डोमेस्टिक कंपनी रहेगी। और फिर फॉरेन कंपनी में कौन सी कंपनी आएगी? डोमेस्टिक के अलावा, मतलब इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक है हमेशा, तो वो तो आ नहीं सकती फॉरेन कंपनी में। तो भैया फॉरेन कंपनी में कौन सी कंपनी आएगी? ऐसी फॉरेन कंपनी जिन्होंने इंडिया के अंदर डिविडेंड पेमेंट के लिए प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट नहीं किया है। क्योंकि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर डिविडेंड पेमेंट के लिए प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करती है तो भैया वो डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आ गई है। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी को 30% का टैक्स रेट है और फॉरेन कंपनी को 35% का टैक्स रेट है। ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, 35% का टैक्स रेट। साथ ही साथ ये जो 30% है उसमें एक कंसेशनल रेट है 25% का। कब? अगर आपका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 400 करोड़। कब देखना है ये 400 करोड़ का? 2 साल पहले का। तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? अपना प्रीवियस ईयर है 25-26। तो भैया 2 साल पहले का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो भैया 25% का रेट लगेगा। कोई नई कंपनी है जो 23-24 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो उसको भी 25% का रेट लगेगा। एम आई क्लियर? एक बार हैंड रिटन से देख लेते कुछ बचा है क्या। ये अपना हो गया, मैंने करवा दिया आपको। कंपनी डोमेस्टिक फॉरेन हो गया है। फिर उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर के 2 रोल है। फाइनेंशियल ईयर 25-26, 25-26 प्रीवियस ईयर भी है क्योंकि 25-26 में आप पैसा भी कमाओगे, प्लस 25-26 पिछले साल के लिए जो 24-25 में आपने पैसा कमाया था। अरे ये 21-22 कैसे हो गया? आपने जो पैसा कमाया था कब? प्रीवियस ईयर 24-25 में। प्रीवियस ईयर 24-25 में जो पैसा कमाया था उस पे टैक्स कब लगेगा? इस साल 25-26 में। तो इस साल टैक्स भी लग रहा है पिछले साल की इनकम पे, प्लस इस साल आप पैसा भी कमा रहे हो तो ये साल प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। अब वो बताऊंगा नहीं भैया, सुपरफास्ट रिवीजन है। चलेंगे आगे 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 आगे। भैया मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं है कर रहे हैं, नालायक है वो, ठीक है। 1 मिनट मैं ब्रेक लेता हूं, ये वीडियो को पॉज कर देते हैं अपन। हाँ चलो अब आते हैं टैक्स के कैलकुलेशन पे। तो अगर एक बार कौन से बुक देखोगे तो मैंने यहाँ पे साथ साथ में न्यू और ओल्ड दोनों साथ साथ में दे रखा है, ठीक है। और ये स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ, याद रखना, नॉर्मल इनकम पे, ठीक है। और ये स्लैब रेट्स किसके लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। यहाँ पे लिखा है एओपी बीओआई, बट एओपी बीओआई का अलग से टैक्सेशन आता है जो कि अपन अलग एओपी बीओआई फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने काम है इंडिविजुअल का और एचयूएफ का, ठीक है, मोस्टली। अब हैंड रिटन पे आ जाते हैं वापस। स्लैब रेट्स किन के लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये हमेशा नॉर्मल इनकम पे ही लगते हैं। ये हमेशा बात होती है जब भी स्लैब रेट की होंगी ना, याद रखना ये नॉर्मल इनकम पे लगते हैं। स्लैब रेट
सिर्फ नॉर्मल इनकम पे लगते हैं, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगते हैं, जो कि ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों में सेम होते हैं। स्लैब रेट न्यू रिजिम में अलग है, ओल्ड रिजिम में अलग है। गवर्नमेंट काय को प्रमोट करना चाह रही है? न्यू रिजिम को, इसलिए न्यू रिजिम में टैक्स रेट्स कम है, बट टैक्स रेट्स कम है बट डिडक्शंस भी कम है। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, चोर थे लोग क्या करते थे, इतने सारे डिडक्शन ले लेते थे कि भैया उनकी इनकम जीरो हो जाती थी। अब आप बोलोगे डिडक्शन कौन से, एटीसी वाले जो पहले एक बार पढ़ रखे हैं रिपीट वाले, सर वो एटीसी एटीडी, हाँ हाँ हमको पता है, ना ना ना, एटीसी एटीडी से कुछ नहीं होता। एटीसी से लेके 80U तक के जो डिडक्शन है ना, ये चिल्लर है, ये नॉर्मल आदमी के लिए है। बड़े बड़े डिडक्शन है 80I 80IB 80IC। इसमें क्या होता है भैया, आपकी पूरी की पूरी इनकम 5 साल तक जीरो, 10 साल तक जीरो, इतना लोग दबा के पैसा कमा रहे पर डिडक्शन ले रहे चैप्टर 6 के 80I 80IB 80IC वाले, और इनकम हो जा रही जीरो। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चाहिए बोले भाई पैसा ज्यादा आना, तो गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया ललचाने के लिए लोगों को कि भैया कंसेशनल टैक्स रेट देंगे बट डिडक्शन मत लेना। अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आप नए ओल्ड रिजिम में चले जाओ और वहां पे टैक्स रेट हाइयर है। यहां लिखा है मैंने स्लैब रेट, नॉर्मल इनकम, स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम, जिनका अपना रेट दिया है। स्पेशल इनकम मतलब क्या है, जिनका अपना रेट अलग से दे रखा है, जो कि अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट में अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2025 ने इसमें अमेंडमेंट करे थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब पहले जिन्होंने 2-3 साल पहले एग्जाम दिया था उनके वक्त ओल्ड रिजिम डिफॉल्ट होता था, बट आज के केस में डिफॉल्ट क्या है, न्यू टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC वाला जो न्यू टैक्स रिजिम है ये डिफॉल्ट है। तो अगर आपको ओल्ड रिजिम में डिडक्शन लेने हैं तो आपको ये न्यू टैक्स रिजिम से क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, है ना। डिफॉल्ट क्या है, न्यू टैक्स रिजिम है, ये बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ओल्ड रिजिम के रेट्स की बात कर लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं आए हुए। पहले 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 0 से लेकर 2.5 लाख तक आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो आपका इनकम है उसमें 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक जो आपकी 5 लाख की इनकम है उस पर लगेगा 20%, और 10 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी इनकम है आपको लगेगा 30% का टैक्स रेट, ठीक है। पहले 10 लाख पे अगर कैलकुलेशन करोगे तो ओल्ड रिजिम में 1,12,500 का टैक्स आता है, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दे रखा था, 50 लाख की अगर किसी बंदे की इनकम है तो पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500, अगले 5 लाख मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच की जो इनकम है उस 5 लाख पे 20% 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पे 30%। तो अगर मैं पूरे पहले 10 लाख की इनकम की टोटल मारूं तो 12,500 और 1 लाख, 1,12,500, 1,12,500 ये अमाउंट रट्टा मार के रखना है। और जब भी क्वेश्चन में आ रहा है कि भैया किसी की इनकम है 50 लाख, तो आप क्या करोगे, पहले 10 लाख का अमाउंट हमको याद है और अगले 40 लाख पे 30% मतलब 12 लाख, तो टोटल इनकम टोटल टैक्स आ जाएगा 13,12,500 ऑन इनकम ऑफ 50 लाख, ठीक है। ये ओल्ड रिजिम के रेट से रट्टा मारे हुए होना, समझे हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर टैक्स रेट्स टाइम पे याद नहीं आ रहे तो, ठीक है। फिर ओल्ड रिजिम के अंदर चलो एक काम करते हैं, न्यू रिजिम के साथ साथ में याद कर लेते हैं। ये ओल्ड का मैंने बता दिया, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, ये हो गया, ठीक है। फिर न्यू टैक्स रिजिम की बात करो, एकदम सिंपल है, 4-4 लाख के स्लैब है, 5-5% का रेट है, 4 लाख इधर बढ़ाओ 5% इधर बढ़ाओ, सिंपल है। 0 से 4 लाख 0%, 4 लाख से 8 लाख, अच्छा 0 से 4 लाख अगर 0% है तो कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है न्यू टैक्स रिजिम में, 4 लाख का, ठीक है। पहले 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे मतलब 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 के ऊपर वाली जो भी इनकम है उस पर 30%। अगर आपको याद होगा ये अपन ने कर रखा था। अब ये रेट्स सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रेट्स न्यू टैक्स रिजिम वाले सबके लिए सेम है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दादाजी हो सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, बड़े दादाजी हो 80 साल के ऊपर वाले, सबके लिए सेम रेट है। बट ओल्ड टैक्स रिजिम इसके अंदर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जो 60 इयर्स के ऊपर है बट अप टू 80 इयर्स है, सॉरी 60 और उससे ज्यादा है, लेस देन 80 है, तो उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का है, मतलब पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है,
आ जाओ हैंड रिटन में। ओल्ड रिजिम, ये एनहांस्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने का, 3 लाख का या 5 लाख का, ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में आता है, ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में आता है, न्यू में लफड़ा नहीं है, और वो भी सिर्फ रेसिडेंट लोग को मिलता है। ओल्ड में आता है और सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट दादा है तो उसको 2.5 लाख का ही लिमिट है, नॉन रेसिडेंट बड़े दादा है तो उसको सिर्फ 2.5 लाख का ही लिमिट है। ठीक है, तो दादा मतलब 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लेस देन 80 साल। अगर प्रीवियस ईयर में इनका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है बट 80 या उससे कम है, 80 से कम है, तो भैया उनको लिए 3 लाख का लिमिट है। और एग्जम्पशन स्लैब्स कैसे दिखेंगे, 0 से 3 लाख 0, फिर 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। मतलब क्या हुआ, जो पहले 2.5 था वहां पे 3 हो गया है बस। बाकी अगला वाला जो स्लैब था 2.5 लाख का, 2.5 लाख से 5 लाख वाला, वो 2.5 का कम करके 2 का कर दिया है, क्योंकि 50,000 ऊपर वाले स्लैब में ऐड कर दिया है। डन है। अगर बड़े दादा है मतलब 80 ईयर्स या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ईयर्स है प्रीवियस ईयर में एज, तो उनके लिए 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब पहले 5 लाख पे 0, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%, खत्म। ठीक है, नॉन रेसिडेंट दादा है या बड़े दादा है तो उनके लिए 2.5 लाख का ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा ओल्ड रिजिम में। और सर न्यू रिजिम में कोई एनहांस लिमिट है ही नहीं, खत्म बात, भूल जाओ। डन, ओके। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया था, ये ओल्ड रिजिम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई बंदा 1 अप्रैल 2026 को 60 इयर्स का कंप्लीट हुआ है, तो ऑब्वियसली अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 60 इयर्स या 80 इयर्स। कब, प्रीवियस ईयर 25-26 में। ये 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक कभी भी अगर आप 60 साल के कंप्लीट हो रहे हो तो आपको 3 लाख का लिमिट मिलेगा। अगर इस दौरान कभी भी आप 80 साल के कंप्लीट हो रहे हो, 80 इयर्स के, तो आपको 5 लाख का लिमिट मिलेगा। बराबर है, हाँ। बट अगर कोई आदमी 1/4/2026 को 60 साल का होता है, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू कब है, 1/4/2026 को है, तो 2026 तो 26-27 में आ गया, बराबर। तो अभी सवाल ये उठता कि क्या इसको प्रीवियस ईयर 25-26 में लिमिट मिलेगा, क्योंकि 1/4/2026 को ये 1/4/1966 को ये पैदा हुआ था, तो 1 अप्रैल 2026 को क्या वो 60 इयर्स का हुआ या 60 कंप्लीट हो गए 61st चालू हुआ। तो आंसर इज, अगर 1 अप्रैल को आप पैदा हुए तो आपका जो 1 साल खत्म होता है वो खत्म होता है 31 मार्च 2026 को। अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पूरा साल 31 मार्च को खत्म कर दिया। तो भैया अगर कोई बंदा 1/4/2026 को 60 इयर्स कंप्लीट कर रहा है तो उसको ये लिमिट मिल जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने 31 मार्च 2026 को ही अपने 60 इयर्स कंप्लीट कर दिए। 1/4/2026 से तो 61st ईयर चालू हुआ है उसका। ठीक है, ये एक सर्कुलर है जो अपन ने क्लास में बड़े शिद्दत से कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो आई डोंट थिंक सो अभी करने की जरूरत है। ये हो गया। फिर आगे हमने क्या क्या देखा था, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये सारी नोट्स है जो मैंने आपको बुक में दे रखी है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 4 लाख का लिमिट सबके लिए है, ऑल एजेस के लिए। नॉन रेसिडेंट भी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई 31 को पैदा हुआ तो क्या माना जाएगा, वो अगर कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो ये माना जाएगा वो 31 को 60 साल का या 80 साल का हो गया, उसको लिमिट मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन थे 6 लाख की इनकम पे कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, वेरी सुपर फास्ट है। बस ये याद रखना कि भैया ओल्ड में आपका, अरे बाप रे, ओल्ड में आपको याद रखना है कि 10 लाख की इनकम पे कितना टैक्स है, 1,12,500। न्यू में आपको याद रखना है कि अगर आपकी इनकम 24 लाख है तो उस पर 3 लाख का टैक्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अभी अपने को नहीं करने चाहिए इतने क्वेश्चंस। सर ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है? अरे भैया ओल्ड में ज्यादा टैक्स रेट है, डिडक्शन मिलते हैं। न्यू में टैक्स रेट कम है बट डिडक्शंस नहीं मिलते। ठीक है, डन। 87A का रिबेट न्यू ओल्ड दोनों को साथ में करवाया था मैंने। दोनों केस में याद रखना, न्यू ओल्ड दोनों केस में सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है, ओल्ड पे बात करते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर उसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उसको रिबेट मिलेगा 87A का। कितना मिलेगा? जितना इनकम टैक्स पेबल है उतना, और 12,500 विच एवर इज लोअर।
इनकम टैक्स पेबल और 12,500 विच इज लोअर रिबेट है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम में याद रखिएगा मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट रिबेट में नहीं आता। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो गई, यहां पे लिखवाया था इनकम अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आते हो और आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है, तो आपको डायरेक्टली रिबेट मिल जाएगा इनकम टैक्स पेबल और 60,000। अगर 12 लाख पे आप टैक्स निकालोगे ना, 12 लाख की इनकम पे टैक्स निकालोगे तो पहले 4 लाख पे 0 है, अगले 4 लाख पे 5% 20,000 और उसके अगले 4 लाख पे 10% 40,000। तो भैया 12 लाख पे टैक्स आता है 60,000 और इस 60,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। डन है। हाँ, पिछले साल ये लिमिट 7 लाख था, यहां पे 7 लाख हुआ करता था और यहां पे 25,000 हुआ करता था। अब इसमें अमेंडमेंट आ गई है, 7 लाख की जगह 12 लाख हो गया, 25,000 की जगह 60,000 हो गया, ठीक है। तो भैया आपने सुना भी होगा 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता, ऐसा बोलने में आता था। तो भैया 12 लाख पे टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि 87A का रिबेट मिल जाता है और वो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है जो कि रेसिडेंट है, ठीक है। ओल्ड रिजिम में 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी इनकम रही तो भैया आपको टैक्स लगेगा पूरा, ठीक है। बट अगर न्यू रिजिम में आपकी इनकम 5 लाख से थोड़ा ऊपर होता है तो भैया आपको मार्जिनल रिबेट मिल जाता है और इनकम कितने तक, 12,70,588 रुपीज तक आपको रिबेट मिलेगा। ये कैलकुलेशन है, रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैंने कर दिया था, ठीक है। तो भैया न्यू टैक्स रिजिम में अब यहां पे हमने कैलकुलेट करा था, ये अलग अलग क्वेश्चंस, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। मैं डायरेक्टली आता हूं मार्जिनल रिबेट रूल पे। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, ठीक है, देखो अगर इनकम 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं पे करना, 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, आप याद रखिए, मेरा जो क्लास का एग्जाम्पल है अपन याद करते हैं, ये लिखवाया था मैंने क्लास में, ये, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब का बच्चा चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी ऊपर है, कितने तक, 12,70,588, न्यू रिजिम में हो आप, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, 12 लाख से ऊपर इनकम है, कहां तक, 12,70,588, जिसका अपन एग्जांपल करा था 12,15,000 की इनकम है। तो अगर आप 12,15,000 की इनकम पे टैक्स निकालोगे तो टैक्स आएगा 62,250। अगर आपकी इनकम 12,15,000 नहीं रहती थी और 12 लाख रहती थी तो आपको टैक्स पेबल था 0। तो आप रोंगे, आप चीखोगे, आप चिल्लाओगे, 12 लाख पे टैक्स पेबल 0 हो जाता था क्योंकि रिबेट मिलता था। बट जैसे ही आपकी इनकम 15,000 रुपए बढ़ी है, आपको टैक्स पे करना आ रहा है 62,250 रुपीज का। आप क्या करोगे, रोंगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, निर्मला दीदी को बोलोगे ये 15,000 की इनकम की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है 15,000 से, इनकम बढ़ रही है 15,000 से और टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है 62,250 से। आप दीदी को क्या बोलोगे, मेरे को नीचे 15 लाख ऊपर के वापस ले ले। तो आप इफेक्टिवली 15,000 का टैक्स भरोगे। पूरा टैक्स 0 नहीं हो जाएगा, रिबेट मिल रहा है मतलब पूरा टैक्स 0 नहीं होगा। देखो 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो पूरा टैक्स 0 है, बट 12 लाख के ऊपर इनकम है, कहां तक, 12,70,588 तक, तो आपको जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती पूरी नहीं भरनी है। 12,15,000 पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 62,250, बट पूरा 62,250 नहीं भरना है, जितना 12 लाख के ऊपर का है उतना ही भरना है, 15,000 भरना है। और 62,250 में से 15,000 माइनस कर दो, बचा हुआ किधर गया, बचा हुआ ये यहां पे कैलकुलेशन करा है अपन ने, 62,250 आपका एक्स्ट्रा टैक्स है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मार्जिनल रिलीफ का, रिबेट में लगा दिया है न्यू रे के लिए, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, जब आपका एक्स्ट्रा टैक्स, मतलब 12 लाख पे 0 है, 12,15,000 पे कितना है, 62,250, और आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 12 लाख के ऊपर वाली इनकम। ये एक्स्ट्रा इनकम तो मैंने लिखा था, बट बुक में क्या लिखा है, इनकम ओवर 12 लाख, इनकम ग्रेटर देन 12 लाख, यहां पे लिख दिया है, ठीक है। वो कितनी है, 15,000। तो भैया 62,000 में से 15,000 की इनकम माइनस कर दो, इतना अमाउंट आपको रिबेट मिल जाएगा, मतलब इफेक्टिवली 15,000 पे करना पड़ेगा। ये मैंने क्लास में आपको मल्टीपल एग्जांपल से साबित कर दिया था कि अगर आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर है तो जितनी 12 लाख के ऊपर की इनकम है वो टैक्स पेबल आ जाएगा। तो अगर आप रिबेट शानेपन से कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप जो भी आपकी इनकम है 12 लाख, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, उस पर टैक्स निकालो, ठीक है। वो टैक्स का अमाउंट लो, जैसे यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे अपन ने, 12,60,000, इस पे टैक्स निकालेंगे, कितना है, 69,000। क्या पूरा 69 भरना है, नहीं, क्या होगा, अगेन सेम, आप रोंगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, दीदी को बोलोगे दीदी मेरी इनकम तो 60,000 से बढ़ी है, 69 से टैक्स भर दिया है। दीदी क्या बोलेंगी, ठीक है मत रख इनकम, 60,000 दे दे हमको,
अब 69 की टैक्स लाइबिलिटी है, जबकि आप भर रहे हो 60,000, मतलब 9,000 का रिबेट मिल गया। कैलकुलेशन कैसे करना है? टैक्स ऑन इनकम 69,000 माइनस इनकम ओवर 12 लाख 60,000, तो भैया 9,000 का रिबेट आ गया। ठीक है, इसके अपन ने मल्टीपल अलग अलग करके दे रखे हैं। जो बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के पढ़ सकता है, क्योंकि ये सुपरफास्ट रिवीजन है, मैं उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं। ठीक है, फिर 12,70,000 पे क्या होगा? कुछ नहीं, 70,000 की टैक्स लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, 12,70,000 पे अगर टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे तो 70,500 है, और एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 70,000, तो 500 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। 70,000 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 12 लाख के ऊपर वाली इनकम पे आ रहा है। ठीक है, 13 लाख की इनकम है तो नहीं, कोई रिबेट नहीं मिलता, 12,70,588 तक ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ये कंपैरिजन करवाया था कि अगर न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएसी के रिबेट की बात कर रहे हैं, तो अगर इनकम 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर इनकम 12 लाख से ज्यादा है, बट कहां तक है? 12,70,588 तक है, तो मार्जिनल रिबेट मिलेगा। टैक्स पेबल कितना आएगा? जितनी इनकम 12 लाख के ऊपर की है। और 12,70,588 से ज्यादा इनकम है तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ये अमाउंट याद रख लेना, ये अमाउंट किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी बुक में देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम ये लिख दिया था मैंने, देखो क्लास में क्या लिखाया था। इफ टैक्स इज टोटल इनकम इज अबाउट 12 लाख, टैक्स पेबल ऑन इनकम इज मोर देन एक्स्ट्रा इनकम, तो टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, पहले टोटल इनकम की एक्स्ट्रा इनकम कंप्यूट करना है, जो कि दिख जाएगा। ठीक है, अगर टोटल इनकम ज्यादा है, अब ये कैलकुलेट कहां तक करना है इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अमाउंट ही याद करवा दिया है। 12,70,588 तक रिवर्स कैलकुलेशन करके रिबेट मिलता है। अगर वो याद कर लिया तो फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, इसमें अपन ने अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। डन। हाँ, अब एक और चीज इसमें जो इनने ऐड करी है ना, वो ये है कि ये जो रिबेट मिलेगा ना, ये सिर्फ, ये जो रिबेट मिल रहा है ये सिर्फ स्पेशल नॉर्मल इनकम में से मिलेगा। अगर स्पेशल इनकम है तो उसमें से रिबेट नहीं मिलता है। ठीक है, ये लिख दिया था सारी की चीजें। नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट, एचओएफ फॉर्म कंपनी को नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन भी इंडिविजुअल है उनको मिल जाता है, ये सब दे रखा है। खैर ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है सरचार्ज। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज क्या है बॉस? ये एक एडिशनल टैक्स है, ये टैक्स के ऊपर लगता है। सरचार्ज इनकम में नहीं लगता, इनकम पे टैक्स लगता है और टैक्स पे सरचार्ज लगता है। हमेशा लगता क्या? नहीं, हमेशा नहीं लगता। अगर इनकम आपकी 50 लाख के ऊपर है तो ही सरचार्ज लगेगा, मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की। ठीक है, सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो कि लगता है टैक्स पे। टैक्स का परसेंटेज है, इनकम का परसेंटेज नहीं है। लेवी डिपेंड्स ऑन इनकम, इनकम कितनी है उस पर लेवी डिपेंड करती है, बट सरचार्ज इज लेवीड एज परसेंटेज ऑफ टैक्स। आपकी इनकम अगर 50 लाख से ऊपर है तो आपको सरचार्ज लगेगा कितना? 10% ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है इनकम पे, बट एक बार डिसाइड हो गया कि सरचार्ज लग रहा है तो वो सरचार्ज लगता है एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, इनकम का परसेंटेज नहीं होता। ओके, डन है। क्या रेट है सर सरचार्ज के? सरचार्ज की रेट आजा 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 आजा, यहां आजा। अब यहां पे दो क्राइटेरिया है, एक आपके पास 4 स्पेशल टाइप की इनकम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास 4 स्पेशल टाइप की इनकम नहीं है, जिसको हम लोग नॉर्मली शेयर मार्केट इनकम कहते हैं, बट मैंने आपको क्लास में बताया था इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 112 वाला, जो शेयर मार्केट इनकम तो नहीं है, बट क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी चलती आ रही है, इजी है याद रखने के लिए, हम कर लेते हैं। अगर आपकी कोई शेयर मार्केट इनकम नहीं है, 4 इनकम्स नहीं है, तो नॉर्मल सिनारियो में आपको क्या रेट से सरचार्ज लगेगा ये देखिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे कम है तो सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक आपकी इनकम है तो 10% है। 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है तो 15%। 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो 25%। और अगर इनकम आपकी 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। ये रेट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम की आप बात करो तो भैया ये सब कुछ सेम रहेगा, बस न्यू टैक्स रिजीम में 37% वाला रेट नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में जो मैक्सिमम रेट है वो है 25%। ठीक है, तो यहां पे भी 25 कर दो और आपका न्यू आ जाएगा। तो अगर इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं है, न्यू की बात कर रहा हूं। 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ के ऊपर 25%। सर ऐसा क्यों? 2 करोड़ से 5 करोड़ बोलो 25, और 5 करोड़ के ऊपर भी बोलो 25, क्योंकि 37 तो है नहीं। अरे तो भाई सीधा बोल देना, 2 करोड़ के ऊपर है तो 25। सरचार्ज 37 का रेट नहीं है न्यू स्कीम में।
ये बात हो रही है जब आपकी कोई भी वो 4 इनकम नहीं है, 4 शेयर मार्केट इनकम नहीं है। रुको 1 मिनट, ठीक है। ये 4 इनकम्स, ये इनको शेयर मार्केट इनकम बोलते थे पहले, बट 2 साल पहले ये चेंज लेके आ गए। पहले क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, ये शेयर्स पे का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 112 है शेयर्स पे का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स पे का डिविडेंड। ये तीनों 1, 2 और 4 ये शेयर मार्केट इनकम है। बट बाद में पिछले के पिछले साल इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 भी डाल दिया है। अब ये क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आगे चल के कैपिटल गेन्स में ये पूरा डिटेल में आने वाला है, ठीक है। तो भैया 4 इनकम्स है, ये 4 इनकम्स, इनके नाम याद रख लेना। जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेके लिख के रख दो, मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूं। इसको तमीज से लिख के रख दो बेटा, पॉज कर लो, तमीज से लिख लो। ठीक है, हाँ, आई होप लिख लिया होगा। ये 4 शेयर मार्केट इनकम्स है, एक्चुअली शेयर मार्केट नहीं है पर नाम यही लेंगे। ये 4 इनकम्स है, इनके बारे में बोला गया है कि इनको 25 और 37 एप्लीकेबल नहीं है। इनको 25% और 37% का रेट नहीं चलता। ये 4 क्या बोलते भैया, हम पे ना देखो 25 और 37 का रेट मत लगाना, मतलब इन पे मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना लग सकता है, 15%, ठीक है। मतलब अगर ये 4 इनकम उस बंदे के पास है जिसने ओल्ड स्कीम ले रखा है, तो ये 4 इनकम पे 25 और 37 का रेट नहीं लग सकता, डन। क्योंकि ओल्ड में 25 और 37 के भी रेट्स है, पर ये 4 इनकम क्या कह रही है कि भैया मेरे पे मैक्स 15% लगाना, ठीक है। और अगर कोई बंदा है जो न्यू स्कीम ले रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो कर रहा है, तो ये 4 इनकम पे 25% का रेट नहीं लग सकता, क्योंकि 37 रेट तो है ही नहीं ना न्यू में 37 का रेट ही नहीं है बॉस, ठीक है, ओके। तो भैया देखो, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हो आप, तो अगर इनकम इंक्लूडिंग शेयर मार्केट इनकम 4 स्पेशल इनकम है, देखो अगर 4 स्पेशल इनकम नहीं है, वो जो 4 इनकम्स है वो नहीं है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, नॉर्मल रेट लग जाएगा। 0 से 50 लाख 0, 50 लाख से 1 करोड़ इनकम है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। ओल्ड न्यू में वही 25% वाला मैक्स रेट है, वो पता है हमको, ठीक है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके पास वो 4 इनकम है और आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है। क्योंकि इनकम अगर 2 करोड़ तक है, देखो 50 लाख तक इनकम है, 4 इनकम है और 50 लाख तक इनकम है, सरचार्ज ही नहीं लगता। 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम है, कितना लिखता है सरचार्ज का रेट, 10%। और ये 4 इनकम पे 10% चलता। 1 करोड़ से 5 करोड़ सॉरी 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो रेट कितना है, 15%। और ये 4 इनकम को 15% का रेट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ तक कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा कब है, जब इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर है। लफड़ा तब होगा जब 4 इनकम्स है जिनको 25 और 37 नहीं चलता, और आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। फिर क्या करेंगे बॉस, फिर ये करेंगे। ये कब एप्लीकेबल है, जब आप ओल्ड रिजिम ले रहे हो प्लस आपके पास वो 4 स्पेशल इनकम है एंड आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो नॉर्मली क्या रेट लगता है, 25% का। बट शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है, वो 4 इनकम क्या कहती है, भैया हम पे 25 ना डालो, हम पे मैक्स 15 लग सकता है। तो अगर 4 स्पेशल इनकम है, आप ओल्ड रिजिम ले रहे हो, आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तो जो 4 इनकम्स है उन पे मैक्स 15% का सरचार्ज लगेगा। ये 15% इनकम टैक्स का परसेंटेज। और जो बाकी इनकम है उस पे क्या रेट लगेगा, ये डिपेंड करता है कि जो अदर इनकम्स कितनी है। अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ रुपए तक है तो 15% लगेगा। अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25% लगेगा। और अगर आपकी अदर इनकम शेयर मार्केट को छोड़ के जो इनकम है वो 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% लगेगा, ठीक है। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो अदर इनकम है ना अप टू 2 करोड़, अगर अदर इनकम 30-40 लाख दिख गई तो उस पर 0 सरचार्ज लगा देते हैं ना। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है, इवन ही 50 लाख से कम क्यों ना हो, 15% का सरचार्ज लगेगा। क्योंकि अपनी इनकम 50 लाख से कम नहीं है, अपनी अदर इनकम 50 लाख से कम है। वो जो 50 लाख से कम इनकम रही तो 0 सरचार्ज लगता। वो कब एप्लीकेबल है, जब आपकी सिर्फ टोटल इनकम 50 लाख से कम है। यहां पे आपकी टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ऊपर है ना, तो अदर इनकम पे 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है। और ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ह्यूमन बीइंग है अपन,
तो भैया अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ तक है, चाहे 50 लाख के अंदर भी क्यों ना हो, उसमें 15% का रेट लगेगा, ये याद रख लेना। क्लियर है? ठीक है। फिर न्यू रिजिम ले रहे हो और 4 स्पेशल इनकम है तो क्या होगा, 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, नॉर्मल रेट क्या लगता है 25%। शेयर मार्केट इनकम पे पर 15% का लगेगा। अदर इनकम पे अगर 2 करोड़ से नीचे है तो 15% और 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%। ये 5 करोड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे 37% का स्लैब ही नहीं है न्यू में, है ना? याद है? तो भैया अभी देखो इसको मैंने क्लास में कैसे डाल रखा है। ओल्ड स्कीम, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, कोई लफड़ा नहीं है, जीरो। 50 से 1 करोड़ पूरे इनकम पे 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ पूरे इनकम पे 15%। बट अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है एंड शेयर मार्केट इनकम है तो लोचा है, फिर क्या होगा, शेयर मार्केट इनकम पे 15% और अदर इनकम पे अगर अदर इनकम 2 करोड़ या उससे कम है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ के ऊपर 37%। सेम चीज अगर न्यू स्कीम में तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 37 का स्लैब नहीं रहेगा। मतलब 2 करोड़ के ऊपर इनकम रही तो भैया 25% का ही सरचार्ज लगेगा, 37 का कोई रेट नहीं है। ये क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन करे अपन ने क्लास में, लगभग कम से कम 60-70 क्वेश्चन करे अपन ने। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ सेम टू सेम, जैसा इनकम टैक्स सरचार्ज रिबेट का कॉन्सेप्ट था ना, वैसा सेम टू सेम है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। ठीक है, क्या था मार्जिनल रिलीफ, अपन ने रिबेट में पढ़ा था, अगर एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा टैक्स दोनों निकाल के हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया हमारा एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है, मतलब जो टैक्स बढ़ा वो ज्यादा है, इनकम कम बढ़ी है, इनकम कम बढ़ी है, टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो भैया आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। 87A का जो सरचार्ज का मार्जिनल रिलीफ है वो तब मिलता है जब इनकम 12 लाख से 12,70,000 तक है। बट यहां पे जो सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ मिलता है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरचार्ज लग रहा है। ठीक है, याद रखना एक बात जो बता रहा हूं, और मार्जिनल रिलीफ हर किसी को मिल सकता है जिसको सरचार्ज लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल को मिलेगा। अगर आपको सरचार्ज लग रहा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो बस क्या करते हैं इसमें, तो देखिए पहले एक बार थ्योरी पढ़ा देता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं चाहता हूं जो बच्चे ये देख रहे हैं इसको प्लीज एक बार पॉज करके जल्दी से पढ़ लो, इसको पॉज करके जल्दी से पढ़ लो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पॉज करके पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। चलिए, आई होप पढ़ लिया होगा। मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा, जब, अरे अरे छोटा हो जा भाई, हाँ, मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा, जब सरचार्ज लगता है। हर किसी आदमी को जिसको सरचार्ज लग रहा है उसको मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है, बट अपने केस में मोस्टली क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले टैक्स निकालना है, इनकम पे टैक्स निकालना है। ठीक है, आ जाओ, अगर किसी बंदे की इनकम 51 लाख है, ये 50 लाख मैंने बता रखा है, ये अपन कंपैरिजन के लिए करें, ये एक्चुअली दिया नहीं रहेगा कि 50 लाख के अगेंस्ट निकालो, वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हर जो सरचार्ज का स्लैब है ना, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ओल्ड स्कीम में 5 करोड़ है, न्यू स्कीम में तो 2 करोड़ ही है। ठीक है, इसके अगर आसपास इनकम रही, जैसे 51 लाख है, 52 लाख है, या 1 करोड़ 2 लाख है, 2 करोड़ 1 लाख है, 5 करोड़ 1 लाख है, तो वहां पे हमको सोचना है कि भैया सरचार्ज मिल सकता है क्या। ठीक है, अब रिबेट के अंदर तो 12,70,588 अपन ने याद कर लिया था, बिकॉज वो एक ही था। यहां पे अलग अलग क्राइटेरियाज में याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने याद नहीं करवाया। ठीक है, प्लस सरचार्ज का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत कम चांसेस है। ठीक है, डन। अब देखिए क्या करेंगे, अगर किसी बंदे की इनकम 51 लाख है, ये ओल्ड रिजीम की बात चल रही है, तो हम उसके 51 लाख पे टैक्स निकाल लेंगे। पहले 10 लाख पे 1,12,500, नेक्स्ट 41 लाख पे 30%, 12,30,000, तो दिस बिकम्स टोटल टैक्स 13,42,500। उसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज इज लेविड ऑन इनकम टैक्स का परसेंटेज, सो 10% ऑफ 13,42,500 वो हो जाएगा 1,34,250। टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा 14,76,750। ठीक है, अब ये बंदे की इनकम है 51 लाख, तो 51 लाख का नियरेस्ट स्लैब निकालेंगे जिस पे आइदर सरचार्ज नहीं लग रहा है या कम रेट से लग रहा है। अपने को सरचार्ज लग रहा है 10%, इससे कम रेट से लगता ही नहीं है, नहीं लगेगा, तो हम 50 लाख पे टैक्स निकालेंगे। पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 40 लाख पे 30%, 12 लाख, तो टोटल टैक्स आ गया 13,12,500।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 लाख का इनकम रहता था तो टैक्स वुड हैव बीन 13,12,500, सरचार्ज नहीं लगता था। बट क्योंकि इनकम 51 लाख है तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी आ गया 14,76,750। ठीक है, अब ये बंदा रोएगा, ये बंदा बोलेगा भैया 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी है, बट टैक्स बढ़ गया है मेरा 1,64,250 से। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 1 लाख। एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? 14,76,750। उसमें से ये माइनस कर दो 13,50, 13,12,500, तो ये 1,64,250 आया। ये बंदा रोएगा भैया 1 लाख से इनकम बढ़ी है, टैक्स बढ़ी है 1,64,250 से। दीदी के पास रोता रोता जाएगा, फिर दीदी क्या बोलेगी? अरे मुन्ना चिंता मत कर, मुन्ना चिंता मत कर, तेरे को देंगे मार्जिनल रिलीफ। कितना रहेगा? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, जो कि आ जाएगा 1,64,250 माइनस 1 लाख। ठीक है, तो 64,250 का रिलीफ मिल जाएगा। अब ये तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेते, बट क्वेश्चन में निकालना क्या है? टैक्स पेएबल ऑन 51 lakhs। तो 14,76,750 वाज द टैक्स पेएबल। 51 lakhs पे टैक्स पेएबल इतना था, उसमें से रिलीफ माइनस करो, बचा हुआ अमाउंट भरना है। और बचे हुए अमाउंट पे याद रखना प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड करना है, प्लस 4% HEC ऐड करके देना है, क्योंकि HEC सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, सबसे लास्ट में। रिलीफ माइनस करने के बाद यहां पे जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम बस चेक कर रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पे कभी भी याद रखना 4% HEC माइनस ऐड नहीं करते। डन, ओके। फिर एक और एग्जांपल था, 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है। तो अब 1 करोड़ 1 लाख की इनकम को क्या 50 लाख से कंपेयर करेंगे? नहीं, इसका नियरेस्ट स्लैब देखेंगे। 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है तो सरचार्ज का रेट इज 15%। तो हम क्या देखेंगे? ऐसे नियरेस्ट स्लैब जिसपे सरचार्ज कम रेट पे लगता है। नियरेस्ट स्लैब इज 100 करोड़, 100 करोड़ पे 10% लगता है। डन। तो 101 CR का निकाला है, ये पूरा टैक्स निकाला है उसका, उसमें 15% सरचार्ज ऐड किया है। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो आप इसको पॉज करके आराम से लिख के निकाल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सुपर फास्ट है, मैं नहीं दे सकता हूं इतना टाइम ऑनेस्टली। ठीक है, तो भैया 101 लाख है, इस पे पूरा टैक्स प्लस सरचार्ज निकाला तो आ रहा है 32,68,875। ठीक है, और अगर 100 करोड़ पे मतलब 100 लाख पे निकाल रहा हूं तो आ रहा है 30,93,750। तो भैया एक्स्ट्रा इनकम तो 1 करोड़ 1 लाख है, एक्स्ट्रा टैक्स निकालोगे तो वो हो जाएगा 175,125। तो भैया रिलीफ मिल जाएगा 175,125 माइनस 1 लाख 75,125 का। और ये रिलीफ माइनस करेंगे एक्चुअल इनकम पे का, जो एक्चुअल टैक्स है उसमें से। तो भैया ये 32,68,875 था, उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट आपको टैक्स पेएबल है, इसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि भैया ऊपर का पैसा दे दे, तेरे को नहीं चाहिए ना, तू रो रहा है ना कि भैया 1 लाख की इनकम बढ़ी है तो मेरा टैक्स 1,64,250 से बढ़ गया। एक तो मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया इससे निकालने का, अब दूसरा मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। आप क्या बोल रहे हो कि दीदी मेरी 1 लाख से इनकम बढ़ी है और टैक्स बढ़ गया 1,64,250, इससे तो अच्छा होता मेरी ये इनकम ही नहीं बढ़ती, मेरी इनकम 50 लाख ही रहती। तो दीदी ने बोला ठीक है, मान ले तेरी इनकम 50 लाख है, कितना टैक्स भरेगा? 13,12,500 प्लस वो जो ऊपर की 1 लाख की इनकम है जो तेरे को नहीं चाहिए ना, वो वापस दे दे। तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 13,12,500 प्लस ऊपर का 1 लाख 14,12,500। यहां पे भी देख लो सेम, यहां पे आप क्या करोगे? रोंगे कि दीदी मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, ये ऊपर के 1 लाख की वजह से मेरे को 1,75,125 का ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। दीदी क्या बोलेंगी? ठीक है, एक काम कर, मान ले तेरी इनकम 100 लाख है, उस पर कितना है टैक्स निकाल, और उसमें ऊपर का 1 लाख ऐड करके दे दे। देखो 30,93,750 प्लस 1 लाख 31,93,750 उतना ही आ रहा है। मैंने आपको लॉजिक बताया था क्लास में। ठीक है, ओके। हम आते हैं कॉन्सेप्ट बुक पे, ये अपन ने पूरा कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करे थे, ये क्वेश्चंस करे थे, ये कर लिए थे सारे। ये दिशा वाला क्वेश्चन करा था, दिशा वाला बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ओल्ड न्यू दोनों का निकाल के दिया है। ठीक है, ओल्ड न्यू दोनों का निकाल के दिया है। ओल्ड में तो रिलीफ मिल रहा है,
ओल्ड में तो रिलीफ मिल रहा है बट न्यू में मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू में 5 करोड़ का नियरेस्ट स्लैब पे अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा इनकम खेलोगे ना तो मिलता ही नहीं है। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, प्लीज ये दिशा का क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, ठीक है? ओके। उसके बाद वेरियस पर्सन, बाकी लोग का टैक्स रेट की बात कर लेते हैं अपन। ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैक्स 10 मिनट लगेगा। फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इनका टैक्स रेट है 30% फ्लैट, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। अगर इनके सरचार्ज की बात करूं तो अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% का सरचार्ज लगेगा फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी को, ठीक है? कंपनीज के टैक्स रेट की अपन ने बात कर लिया था। कंपनीज में अगर डोमेस्टिक कंपनी है जिसका प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो 25% का रेट है, बाकी केस में 30% का रेट है, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 35% का रेट है। तो जैसे इंडिविजुअल के लिए जैसे ओल्ड और न्यू रिजिम है ना, मतलब एक ऑप्शनल था और एक डिफॉल्ट था। तो पहले क्या था, पहले इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, पहले इंडिविजुअल के लिए जो ओल्ड रिजिम है ना वो डिफॉल्ट था और न्यू रिजिम ऑप्शनल था। बाद में धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया, इंडिविजुअल के लिए न्यू रिजिम को डिफॉल्ट कर दिया और ओल्ड रिजिम को ऑप्शनल कर दिया। बट कंपनीज के केस में सेम चीज कंपनी के लिए एप्लीकेबल थी कि भैया कंपनी के लिए पहले एक रिजिम चल रहा था नॉर्मल वाला, फिर उनको कंसेशनल रेट का रिजिम दिया गया, बट कंसेशनल रेट का रिजिम सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को दिया गया, ठीक है? कंसेशनल रेट का रिजिम सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को दिया गया। बट कंपनीज के केस में जो ओल्ड वाला है ना अभी भी उसको ही डिफॉल्ट रखा है, मतलब यही डिफॉल्ट है। आपको अगर कंसेशनल चाहिए तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा डिफॉल्ट से। मतलब कंपनीज के केस में अगर बात करूं तो ये ओल्ड है, ये न्यू है, बट न्यू को डिफॉल्ट नहीं करा गया। न्यू अभी भी ओल्ड वाला ही डिफॉल्ट है कंपनी के लिए और न्यू वाला कंपनीज के लिए ऑप्शनल है, और वो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो तो आपको 15% का टैक्स रेट है। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हो, ट्रेडिंग कर रही हो, तो आपको 22% का टैक्स रेट है। बट अगेन अगर कंसेशनल रेट लेने हैं तो कुछ एग्जम्पशंस डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ। प्लस ये अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट ले रहे हो तो इसमें दो चीजें, एक मैट नहीं लगेगा, एक मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंपनीज के लिए आता है वो नहीं लगेगा। दूसरा सरचार्ज लगेगा हमेशा ऑलवेज एट 10%, काय में? कंसेशनल रेट में। मतलब ये जो रेट है इसमें 10% का सरचार्ज हमेशा लगेगा, चाहे इनकम कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा लगेगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया था। अब सरचार्ज के रेट कंपनीज के लिए, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, 1 करोड़ से कम इनकम है, लगेगा ही नहीं। 1 करोड़ से ऊपर है तो इसको अपन ने ऐसे याद नहीं करा था, अपन ने याद करा था फॉरेन कंपनी, तो 5, 7, 12 फॉरेन कंपनीज को, क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट कम है। कितना है? अगर इनके इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 2%, 10 करोड़ के ऊपर इनकम है 5%। अगर डोमेस्टिक कंपनी हो तो इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो 7%। 7 कैसे लाया था? 2 और 5, 7, 7 में 5 ऐड कर दो, 12 बन जाएगा। तो भैया ये रेट है, डोमेस्टिक कंपनी 7 और 12, फॉरेन कंपनी 2 और 5। और अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट ले रहे हो, कंसेशनल टैक्स रेट ले रहे हो तो भैया हमेशा 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 आपको 10% का सरचार्ज लग जाएगा। और क्योंकि हमेशा 10% का सरचार्ज लग रहा है, कभी ऐसा कोई स्लैब आएगा ही नहीं जिसमें पहले वाले पे कम रेट लग रहा है, तो भैया ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कंसेशनल टैक्स रेट में नहीं बनेगा, ठीक है? डन है बात। उसके बाद हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, अगर टोटल इनकम कितना है 10,000 तक है 10%, 10,000 से 20,000 की इनकम पे 20% और 20,000 के ऊपर वाली इनकम पे 30%। अगर मान के लो इनकम 7,000 है तो कितना लगेगा? 700 रुपए का टैक्स। अगर इनकम 15,000 है तो पहले 10,000 पे 10%, 1,000 रुपए, और ऊपर के 5,000 पे 20%, वो भी 1,000 हो गया, 1,000, 2,000। अगर इनकम 90,000 है तो 20 के ऊपर हो गई, तो पहले 10,000 पे 10%, 1,000 रुपए, अगले 10,000 पे 20%, 2,000 रुपए, और उसके ऊपर 20,000 के ऊपर कितना है? 7,000, 70,000 पे 30%, 21,000। तो ये हो गया 21, 2, 23, 24,000 रुपए टैक्स आ जाएगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। इनके लिए ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। इनके लिए एक और ऑप्शनल है 115 BAD BAE, मैंने डाला नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है? कंपनीज के लिए BAA BAB, इंडिविजुअल के लिए BAC, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए BAD और BAE, ऐसे है दो। वो भी दो क्यों है? एक मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? ओके। फिर कुछ टैक्स रिलेटेड कंप्यूटेशन, हेल्थ एजुकेशन से हमेशा लगेगा 4%, 4% का लगेगा। इनकम
प्लस सरचार्ज माइनस अगर रिबेट मिल रहा है तो, पर कभी सरचार्ज लग रहा है तो रिबेट मिलेगा ही नहीं, तो टैक्स, सॉरी इनकम बोल दिया मैंने, इनकम टैक्स बोलना था मेरे को, टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों मिला के उस पर 4% का सरचार्ज लगेगा। राउंड ऑफ करना है, टैक्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में, सेक्शन 288A बोलता है। सेक्शन 280 क्या बोला, इनकम को राउंड ऑफ करना है, पहले इनकम आती ना बाद में टैक्स आता, इनकम को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में, 288A बोलता है, 288B बोलता है टैक्स जो आ रहा है उसको भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में, मतलब अगर 722 है तो ये हो जाएगा 720, और 728 है तो ये हो जाएगा 730। एवरेज रेट क्या है, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम, ठीक है। एमएमआर क्या है, मैक्सिमम, सबका मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, टैक्स रेट 30% मैक्सिमम, 30 में ऐड करो क्या 37% सरचार्ज और 4% हेल्थ एजुकेशन से 42.744 का रेट होता है। कैसे आया सर, सर ये 30 प्लस 37 प्लस 4, ये तो भैया 71 हो गया, 42.744 कैसे आया, भगवान बचाए। रेगुलर क्लास वापस करो, सुपर फास्ट है ये। नहीं ये नहीं बताऊंगा, यहां नहीं, ये कैसे आया, ये इसके लिए आपको क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसका हैंड रिटन निकाल लेता हूं, पता नहीं कहां चले गया, और तुम कहते हो हैंड रिटन नोट्स दो, भाई खो जाती है चीजें क्लास में की लिखाई भी, ठीक है। चलो खैर, तो ये 42.744 देखो 30% है। अब ये 37% इनकम का नहीं है, 37% 30 का है, तो 30 का चलो बता ही देता हूं ना, 30 इंटू 37% करोगे ना तो दिस बिकम्स 11.1%, तो 30 प्लस 11.1 प्लस ये 4% का है, ये दोनों का है, 30 प्लस 11.11 41.1 का है, 4% ऑफ 41.1, तो ये 4%, ये आ गया 1.644। अब ये इसको ऐड कर दो, 30 प्लस 11.11 प्लस 1.644, तो ये आ जा रहा है 42.744%। डन है, हाँ। उसके बाद अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई कैश क्रेडिट है आपके अकाउंट में, आपके बुक्स में कोई पैसा डाल रखा दिखा रहा है, उसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपने, तो भैया वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। अगर आप बोल रहे हो भैया मैंने लोन लिया है, तो आपका तो चेक करेगा ही, प्लस देने वाले का भी चेक करेगा, जो क्रेडिटर है उसके पास भी सोर्स है क्या, ठीक है। शेयर कैपिटल या प्रीमियम के केस में, क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में, आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो मतलब प्राइवेट कंपनी, और आप दिखा दे रहे हो भैया हमने शेयर कैपिटल लिया है, प्रीमियम लिया है, तो जो आपका शेयर होल्डर है उसका भी सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट ये जो शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है, ये वीसीज और वीसीसीज को एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ये सुपरफास्ट रिवीजन है, ठीक है ना, तो मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है बट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी है, तो भैया आपके पास पैसा है, आपके पास प्लॉट है, आपके पास बिल्डिंग है, और आपने बुक्स में नहीं दिखाई है, कहां से खरीदी है, कहां से खरीदी है, सोर्स बताओ, सोर्स नहीं बताया या बताया पर वो एओ सेटिस्फाइड नहीं है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। कब का इन्वेस्टमेंट है फर्क नहीं पड़ रहा है, जब पकड़े गए तब चोरी पकड़ी जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके घर में पैसा मिल गया, आपके घर में ज्वेलरी मिल गई, बुलियंस मिल गए, सोने के बिस्किट मिल गए, आपको बोले बताओ इसका है, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो भैया आपके हाथों में चले जाएगा। बट अगर आपने बोला ये मेरा नहीं है, ये दिशा का है, तो भैया फिर एओ जाएगा दिशा के पास, मतलब अब मेरा एओ दिशा के एओ को बोलेगा भैया दिशा के पास है, जाके देख, ठीक है। मेरे पास पोजीशन होना काफी नहीं है, ओनरशिप अगर मैं बोल देता हूं कि मेरा नहीं है किसी और का है, तो किसी और पे चले जाएगा वो काम, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट, ऊपर था कि इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज ही नहीं करी, यहां पे है इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, पर आपने रिकॉर्ड करी है 1 लाख की, तो भैया 2 लाख है, उसका सोर्स बताओ, अगर नहीं बता पाए तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, शादी ब्याह दबा के खर्चा करा, आपकी अभी तक की टोटल इनकम आपने दिखा रखी है 1.5 करोड़ पिछले 15 सालों की, और आपने शादी पे खर्चा कर दिया 20 करोड़। अरे भैया पैसे कहां से है, लोन लिया, देने वाले को पूछेंगे तूने दिया, दिया तो कहां से लाया, और अगर लोन नहीं लिया खुद के जेब से खर्चा करा, तो भैया तेरे पास जब तूने 2 करोड़ की इनकम दिखाई है पिछले 15 साल में, तो तेरे पास 10 करोड़ 20 करोड़ आए कहां से लगाने के लिए। यहां पे मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि भैया इनकम टैक्स में आजकल सेरेमोनियल फंक्शन में भी रेड होती है, शादी खत्म होते से ही लोग आ जाएंगे और शादी खत्म होने के लिए रुकेंगे, शादी हो गई, फेरे हो गए, विदाई हो गई, फिर लड़की के पापा को पूछेंगे पैसा कहां से लाया बताओ, सोर्स बताओ, नहीं बताया तो खत्म बात। अब अगर आप बोल रहे हो ये सारी इनकम से,
तो इसके खर्चे मिलेंगे? नहीं, कोई खर्चे नहीं मिलेंगे, कोई खर्चे नहीं मिलेंगे। फिर लास्ट वाला पॉइंट है हुंडी वाला। अगर कैश में या बेरर चेक से आपने अमाउंट बोरो किया है या रीपे किया है अदर देन अकाउंट पे चेक, तो जिस साल बोरो कर रहे हो या रीपे कर रहे हो उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर बोरो करते वक्त टैक्स हुआ तो वापस से रीपे करते वक्त टैक्स नहीं होगा। इसमें मैंने यहां पे एग्जांपल दे रखा है। अगर कैश में बोरो किया तो जब बोरो किया तभी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर रीपे कर रहे हो कैश में तो वापस से टैक्स नहीं होगा। बोरो किया है कैश में, रीपे कर रहे हो अकाउंट पे चेक से, जब कैश में बोरो किया तब टैक्स लग जाएगा। अगर आपने बोरो किया है अकाउंट पे चेक से बट रीपे कर रहे हो कैश में, तो रीपेमेंट के वक्त आपको इनकम मानी जाएगी। अगर बोरो भी अकाउंट पे चेक से कराए, रीपे भी अकाउंट पे चेक से कराए, तो कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये जो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है ये स्पेशल है, इन पे स्लैब रेट नहीं लगते, स्पेशल इनकम मानी जाती है ये। इनके रेट्स भी स्पेशल है। कितना रेट है बॉस? 78%। 60% टैक्स है, फिर 25% का सरचार्ज है। सर हमने तो पढ़ा था वो 1 करोड़ 2 करोड़, अरे वो सब तेल लेने गया, ये अलग है, ये स्पेशल है। 25% का सरचार्ज है। 25% ऑफ 60 का 25% करोगे तो इफेक्टिवली 15 बनता है, तो ये 60% का टैक्स है। 15% इनकम का सरचार्ज है। 25% टैक्स का है ना, और टैक्स कितना है? 60 है, तो 60 का 25% 15 हो गया। ठीक है, और फिर 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस। 60 प्लस 15 टैक्स प्लस सरचार्ज, 75 का 4% इफेक्टिवली 3% हो गया, तो 60 प्लस 15 प्लस 3 78% का इफेक्टिव रेट है। अनडिस्क्लोज सोर्स में ना कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, ना कोई डिडक्शन मिलेगा, ना खर्चे का अलाउंस मिलेगा, ना सेट ऑफ लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, बात खत्म। ये कुछ स्पेशल रेट्स है। 115 बीबी कहता है लॉटरी, गैमलिंग, कार्ड रेस, गेम्स एक्सेट्रा 30% है। ऑनलाइन गेम्स है, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स 115 बीबीजे 30%। टीम्ड इनकम अनडिस्क्लोज वाली 68 से 69 डी तक की 60% का टैक्स रेट है। और कैपिटल गेन्स के जो रेट है वो हम कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डन है। हम आते हैं जल्दी से थियरी पे। ठीक है, थियरी पे आ जाते हैं। असेसी का डेफिनेशन क्या है भैया? असेसी मतलब वो आदमी जिसको टैक्स पेबल है, चाहे प्रोसीडिंग चालू हुई हो नहीं हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स पेबल आ रहा है आप असेसी हो। आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू हो गई है कोर्ट में मतलब टैक्स का आप पे केस चल रहा है, चाहे टैक्स पेबल आए टैक्स पेबल ना भी आए, ये प्रोसीडिंग रिफंड के लिए भी हो सकती है। ठीक है, आपका रिफंड या किसी और आदमी का रिफंड जिसके लिए आप असेसेबल हो, तो वो प्रोसीडिंग कहलाएगी, आप असेसी बन जाओगे। आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो, किसी और इनकम इंसान की इनकम आपके हाथों में टैक्सेबल होने वाली है, आप डीम्ड असेसी हो, आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो। और चौथा आता है असेसी इन डिफॉल्ट, जो कि हम सेक्शन 201 में आराम से और अच्छे से देखने वाले हैं। असेसी इन डिफॉल्ट कौन होता है? एक आदमी जिसको टैक्स काटना था उसने टैक्स नहीं काटा, वो असेसी इन डिफॉल्ट है। एक आदमी जिसको टैक्स काटना था उसने टैक्स काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, वो असेसी इन डिफॉल्ट है। और तीसरा, ऐसा आदमी जिसने एडवांस टैक्स पे नहीं करा, उसको असेसी इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में डाल रखा है। डन है। फिर हमने देखा था कौन सा टर्म बड़ा है, लॉ बड़ा है या एक्ट बड़ा है। ठीक है, या इसकी थ्योरी मैं बुक में नहीं जा रहा हूं, मैं दिखा देता हूं। ये सारा अपन ने देख रखा था। फिर उसके बाद हमने इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स देखे थे, जिसमें पहला आया इनकम टैक्स एक्ट, फिर आया फाइनेंस एक्ट, फिर आया इनकम टैक्स रूल्स। ये सारी बातें अपन आज नहीं करने वाले, ये रिवाइज करना है, थ्योरी है, आप रिवाइज कर लो चार्ट से। इनकम टैक्स लॉ बड़ा है कि इनकम टैक्स एक्ट बड़ा है? तो जवाब आया था इनकम टैक्स लॉ बड़ा है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट आता है। इनकम टैक्स लॉ मतलब इनकम टैक्स बढ़िया तरीके से चले उसमें सिर्फ एक्ट देके नहीं चलेगा, हर साल चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके लिए फाइनेंस एक्ट लगती है। फिर इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे सेक्शन 32 बता रहा है कि डेयर डिप्रिसिएशन मिलेगा, बट क्या रेट से मिलेगा ये बताया रूल 5 में। ठीक है, फिर नोटिफिकेशंस आते हैं। मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करती है, प्लस सीबीडीटी भी इशू करती है किसी प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए। फिर जो डाउट्स रहते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स आते हैं। सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, असेसी पे बाइंडिंग नहीं होते। सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन असेसीज। असेसी चाहे तो बेनिफिशियल सर्कुलर का एडवांटेज ले सकता है। मैंने आपको बताया था कि दो इनकम टैक्स के ऑफिसर अगर किसी एक प्रोविजन को दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करे तो डिपार्टमेंट का कचरा हो जाएगा, इज्जत का पूरा भाजीपाला हो जाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट नहीं सॉरी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी अपने ऑफिसर्स के
गाइडेंस के लिए सर्कुलर्स इशू करती है, एसएससी पे सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं होते। फिर एक और सोर्स है केस लॉस, जो कोर्ट जजमेंट देता है। अपन ने देखा था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब नीचे वालों पे लगेगा, हाई कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट से नीचे वालों पे लगेगा, बट एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, फिर कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जैसे क्योंकि ये लॉ है तो लॉ को इंटरप्रिट कैसा करा जाए, जैसे इसमें एक एग्जांपल था रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, डन। ये सारा दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ लेना इसको धीरे धीरे करके, मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर्कुलर में लिखा है बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नॉट ऑन एसएससी, एसएससी को लग रहा है बेनिफिशियल है तो उसका बेनिफिट ले सकता है। दिस आर फॉर द गाइडेंस ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी, बट एसएससी के गाइडेंस के लिए उस पर बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग किस पे? सिर्फ डिपार्टमेंट पे। डन। फिर ये दे रखा है किसका किस पे बाइंडिंग है, जुडिशियल प्रेसिडेंट। डन। उसके बाद इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये मैंने आपको बताया था कि भैया इनकम, नॉर्मली इनकम में, इनकम मतलब जो पीरियोडिसिटी रेगुलरली आ रही है, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, एक बार भी आ रहा है तो भैया वो इनकम हो सकती है। इनकम मतलब नॉर्मली होता है कि भैया जो पैसे में आ रहा है, बट इनकम टैक्स में अगर नॉन मॉनेटरी रिसीट है उसको भी इनकम मान सकते हैं, उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। रेगुलरिटी की जरूरत नहीं है, कैश में हो नॉन कैश हो चलेगा। इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है, इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है अगर आगे वाला डिक्लेयर करेगा या फिर पकड़ा जाएगा। हमको लीगैलिटी इलीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है टैक्स से। तो सर अगर कोई आदमी स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया और वो अपनी इनकम पे टैक्स भरना चाहता है खुद से, तो क्या हम उससे टैक्स लेंगे? हाँ, पहले हम उससे टैक्स लेंगे, बाद में हम पुलिस को बताएंगे, उसके घर पे भेजेंगे। डिस्प्यूटेड इनकम, दो लोगों में झगड़ा चल रहा है कि भैया किसका है किसका है, तो जब तक डिस्प्यूट खत्म नहीं होता तब तक जो बंदा पैसा ले रहा है वो टैक्स भरेगा। कॉन्टिंजेंट इनकम, ऐसी इनकम जो होने वाली है, अरे होंगी होंगी तो जब होंगी तब इनकम रहेगी, तब तक वो इनकम नहीं है। पर्सनल गिफ्ट्स ये आईएफओएस में आएंगे, वो इनकम नहीं होती है, 50,000 तक माफ है, ये आईएफओएस में आएगा। ठीक है, इस पर डाउट भी नहीं आना। पिन मनी, मम्मी को जो घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं वो मम्मी की इनकम नहीं रहती है, क्योंकि पापा की ड्राइंग से और पापा को ड्राइंग्स का डिडक्शन नहीं मिलता। बट मम्मी अगर वो पैसे बचा बचा के उससे कोई कैपिटल एसेट लेती है तो वो कैपिटल एसेट है मम्मी के लिए। लमसम रिसीट भी इनकम मानी जाती है, उस पर भी टैक्स लगेगा। और इसीलिए कुछ कैपिटल रिसीट्स है जो स्पेसिफिकली टैक्स होती है, जो हम देखेंगे आगे के हेड्स में। एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये अपन चलेंगे हैंड रिटन से। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। आपकी सैलरी है 1,40,000, ये आपकी इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर ये इनकम का आप क्या करो? आप ये 1 लाख की सैलरी का क्या करो? इसको पुंगली करो, इसको उड़ाओ, कुछ भी करो, खर्च करो, बीवी पे डालो, गर्लफ्रेंड पे डालो, जिस पे डालना है डालो, हमको कोई फायदा नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है तुम्हारी सैलरी है 1,40,000, पूरे पे टैक्स दो। ठीक है, 1,40,000 है सर, इसमें से 60,000 का तो होम लोन ईएमआई जा रहा है, कार लोन ईएमआई जा रहा है 35,000 का, पर्सनल खर्च हो रहे 15,000 के, बच रहे 30,000, तो 30,000 पे टैक्स लो। नहीं 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 नहीं, पूरी सैलरी कितनी, इनकम कितनी है? 1,40,000, पूरे 1,40,000 पे टैक्स लेंगे। ये तीनों चीजों को कहते हैं इनकम को अप्लाई करना, इनकम को यूज करना। ठीक है, यहां पे ये जो यूज कर रहे हो ना आप, ये आपका पर्सनल है, इनकम के सोर्स पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। यहां पे एसएससी का ऑब्लिगेशन था। अगर एसएससी का ऑब्लिगेशन है, इनकम एसएससी के हाथ में आने के बाद एसएससी उसको यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और जितना इनकम आप अप्लाई करते हो वो डिडक्टिबल नहीं रहता, पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। ये था एप्लीकेशन। फिर दूसरा आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया मैंने, प्रतीक ने और अंकित ने मिलके एक बुक लिखा और बुक का रॉयल्टी आया हमको 6 लाख रुपए, ये मिला मेरे अकाउंट में। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में 6 लाख आया, बाद में मैंने 2 लाख प्रतीक को दिया, 2 लाख अंकित को दिया, तो बताइए मेरे हाथों में कितना टैक्सेबल है? क्योंकि मेरे अकाउंट में 6 लाख दिख रहा है, बट भैया ये 6 लाख मेरा थोड़ी है, ये बुक की रॉयल्टी तीनों की थी पहले से ही। अब वो तो ऐसा है कि पब्लिशर से मैंने बात करा इसलिए मेरे अकाउंट में दिया उसने, क्योंकि 3 लोग थोड़ी गरीब जैसे बोलेंगे कि तीनों के अकाउंट में डालो। 3 लोग हर जगह पहुंच जाएंगे कटोरा लेके? नहीं, एक ही आदमी आएगा भीख मांगने। तो भैया यहां पे ये जो इनकम की सोर्स है ना रॉयल्टी, इस पे ऑब्लिगेशन है इन दोनों का, तो मेरे हाथ में सिर्फ 2 लाख टैक्सेबल होंगे। इसको कहते हैं इनकम डाइवर्ट होना। 6 लाख रुपए आपको दिख रहे हैं मेरी तरफ आते हुए? मेरी तरफ नहीं आए, 6 लाख में से 2 लाख ही मेरे थे, 2 लाख प्रतीक की तरफ डाइवर्ट हो रहे, 2 लाख अंकित की तरफ डाइवर्ट हो रहे। ठीक है, डन, ओके। फिर इसमें एक फैमिली सेटलमेंट वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भैया फैमिली सेटलमेंट में लिखा था कि जो घर से रेंट आएगा 6 लाख रुपए का, उसमें हमेशा 2.5 लाख रुपए मम्मी का हिस्सा रहेगा, ऐसा पप्पा ने लिख के गए थे। तो 6 लाख मेरे को आ तो रहा है, पर उसमें 2.5 लाख मम्मी का है, तो 2.5 लाख मम्मी के हाथों में टैक्सेबल होगा, मेरे हाथों में सिर्फ बचा हुआ 3.5 लाख टैक्सेबल होगा जो मेरा है। तो यहां पे जो ऑब्लिगेशन है वो इनकम की सोर्स के ऊपर है, इनकम की सोर्स के ऊपर ओवरराइडिंग ऑब्लिगेशन है।
तो मेरे हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी, जिसकी इनकम है उसके हाथों में टैक्सेबल होगी। मतलब 6 लाख की इनकम में से ये 2.5 लाख जो डाइवर्ट हो रहा है वो माइनस होता है, वो डिडक्ट होता है, बचा हुआ अमाउंट ही टैक्सेबल रहता है। ठीक है, इसकी एक बार ये थियरी है, इफ यू वांट यू कैन रीड इट आउट। ये मैंने सारा लिखवा दिया है, मैं इसको कर दे रहा हूं आपको फुल स्क्रीन, आप इसको पढ़ लीजिए। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो हो गया कि बात खत्म है चैप्टर की। अंजे अगर आप आओगे तो ये देखो डाइवर्जन में आपको क्या दिख रहा है, डाइवर्जन में आपको दिख रहा है इनकम डाइवर्टेड बिफोर रीचिंग असेसिंग, मेरे तक आने के पहले ही वो डाइवर्ट हो जाती है, उस पे सोर्स पे लीगल या ओवरराइडिंग ऑब्लिगेशन होती है, बट एप्लीकेशन में वॉलंटरी है, ये कार लोन मेरा खुद का है भाई। डाइवर्जन में असेसी का इनकम बनता ही नहीं है, मेरा इनकम ही नहीं है, वो 2.5 लाख मम्मी के, बट एप्लीकेशन में मेरा पहले इनकम है, फिर मैंने उसको खर्च करा। डाइवर्जन के केस में वो अमाउंट जो डाइवर्ट हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, बट एप्लीकेशन के अंदर वो अमाउंट टैक्सेबल है। इसके एग्जांपल दे रखे दो, ठीक है। फिर आते हैं रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट पे। रेवेन्यू कैपिटल पे आते हैं, रिसीट हो या एक्सपेंडिचर हो दोनों की एक ही बात है, ठीक है, डन है। रिसीट मतलब कमाई जो आ रहा है, खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो जा रहा है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रिसीट में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। रिसीट कौन सी, टैक्सेबल वाली, एक्सपेंसेस कौन से, डिडक्टिबल वाले, ठीक है। ये माइनस होना मतलब एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलना। समझ लो 3 करोड़ की रिसीट है, 2.5 करोड़ के खर्चे है, तो भैया 50 लाख की आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब ये बात अपन आगे पीजीबीपी में और डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं रिसीट 2 टाइप की हो सकती है, कैपिटल रेवेन्यू, ये जनरल रूल बता रहा हूं मैं आपको, इसके कुछ एक्सेप्शंस आगे अपने को आएंगे। रिसीट कैपिटल हो सकती है, रेवेन्यू हो सकती है। कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल होती है, जनरल रूल है। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, ये जनरल रूल है, ठीक है। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये स्पेसिफिकली सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। सीएमए इंटरमीडिएट में 2 बार इंस्टीट्यूट ने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नंबर 2A पूछा है। सीए के अंदर, सीएस के अंदर आज तक कभी इसका क्वेश्चन नहीं आया है, तो सीए सीएस वाले बच्चे स्किप भी कर सकते हैं, बट क्या है 3 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप भैया खत्म कर लो, देख ही लो ना, क्या छोड़ के आते हो। तो नॉर्मली कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल नहीं होती है, बट कहीं कहीं कैपिटल रिसीट्स को स्पेसिफिकली टैक्सेबल करा गया है सेक्शन 28 पीजीबीपी के अंदर, तो वो टैक्सेबल रहेगी। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, बट कहीं कहीं स्पेसिफिकली सेक्शन 35 के अंदर जैसे दे रखा है तो मिलेगा, ठीक है। सर कैपिटल और रेवेन्यू क्या होती है, भैया इसमें अपन ने बात करी थी कि कैपिटल के अंदर देखो, कैपिटल जो है वो नॉन रिकरिंग होता है। रिसीट्स, अब मेरे को मेरी रिसीट्स की बात करो तो मेरे को जो रिसीट्स आ रही है वो आ रही है कोर्स बेच के, बुक्स बेच के, तो ये मेरी रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, ठीक है। तो ये मेरे को हर बार आता है, रोज आता है, बार बार आएगा, ठीक है। बट अगर मैंने ये टीवी बेच दिया, मैंने जो आपको ये कैमरा बेच दिया, मैंने ये टैब बेच दिया, मैंने ये कैल्सी बेच दिया, नहीं कैल्सी नहीं बेचूंगा, सॉरी, बड़ा लैपटॉप बेच दिया मैंने अपना, पैसे आएंगे। अब क्या ये मेरा धंधा है लैपटॉप बेचना, क्या मेरा धंधा है ये कैमरा बेचना, क्या मेरा धंधा है ये टीवी बेचना, क्या मेरा धंधा है ये सिस्टम बेचना, नहीं, बट पैसा तो आ रहा है, तो इसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ये बार बार थोड़ी बेचूंगा कैमरा, रोज कैमरा बेचता हूं क्या मैं, नहीं, रोज कोर्स बेचता हूं, तो कोर्स वाला पैसा रेवेन्यू रिसीट है, बट कैमरे वाला पैसा कैपिटल रिसीट है। जनरली 1 टाइम होता है, ओकेजनल होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही बार होगा, कभी कभी भी हो सकता है, मतलब 3-4 साल में एक बार बेच रहा हूं तो वो, बट रेवेन्यू वाला रेगुलर होता है, ठीक है। कैपिटल रिसीट से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होता है या आपके फिक्स्ड एसेट में चेंज होता है। जैसे मेरा एक कैमरा मेरा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट से प्रॉफिट वाला प्रोसेस बदलता है, मतलब उससे प्रॉफिट आता है, ठीक है। जनरली टैक्सेबल नहीं रहता है कैपिटल रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट जनरली टैक्सेबल रहता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे दे रखे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए था यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खर्चों पे क्वेश्चन आते हैं। खर्चा मतलब देखो भैया, अगर आपका कोई एसेट बन रहा है, इंप्रूव हो रहा है, या उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, एसेट नया आ रहा है या एसेट पुराना है पर इंप्रूव हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्वायर और इंप्रूव और इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपके पास एक मशीन था जिसका कैपेसिटी, हमारे पास एक मशीन था जिसका कैपेसिटी था एक साथ 10 बुक प्रिंट करने का, फिर हमने उस मशीन को एक थोड़ा सा अपग्रेड करा, उसके अंदर एक पार्ट डाला जिससे अब वो मशीन 50 बुक एक साथ प्रिंट कर सकती है, तो 10 की कैपेसिटी 50 हुई है, बराबर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपको क्या लगता है, क्या ये मशीन मैं रोज रोज अपग्रेड करूंगा, नहीं, जो रोज रोज नहीं होता वो कैपिटल है, नॉन रिकरिंग है,
2-3 साल 3-4 साल बाद में एक बार करूंगा, और ये एक बार जो मैंने मशीन का कैपेसिटी बढ़ा दिया तो भैया लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रिज्यूम्ड है कि डिडक्शन नहीं मिलता, इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएंगे P&L में, कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे है, जैसे बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट, बुक के लिए जो पेपर आते हैं, जो इंक आती है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये हर बार होता है, और इससे बेनिफिट कितना है, जितने पेपर्स है उतने बाद में खत्म हो गए, दूसरे लाना पड़ेगा, इससे एसेट मेंटेन होता है कभी कभी। ठीक है, हाँ, पेंटिंग के केस में इसमें ना एक एग्जांपल दे रखा था पेंटिंग वाला। नॉर्मली पेंटिंग रेवेन्यू होता है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भैया हमने पेंटिंग करवाया, उससे 5 साल हमारे लाइफ बढ़ेगा या 5 साल के लिए चलेगा, तो भैया उसको कैपिटल बोल देना। अगर लिखा है 5 साल है तो उसको कैपिटल बोल देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में बोला है। ठीक है, डन। हाँ, ये फिर अपन ने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे, और ये वाला पॉइंट कंपेंसेशन और लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला मैंने आपको बोला था कि ये हम करेंगे हेड्स ऑफ इनकम होने के बाद में, हेड्स के बाद में। ठीक है, दैट्स इट। 1 घंटा 35 मिनट में हो गया, मेरे को लगा था बाप रे 40-50 मिनट में हो जाएगा, बट काफी टाइम लग गया। बट ठीक है ना, एक पूरा का पूरा जो लेक्चर अपन ने 18-20 घंटे पढ़ा था, वो लगभग 1 घंटा 35-40 मिनट में रिवाइज करना, इट्स अ गुड नंबर। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अटमोस्ट बेनिफिट मिला होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं कि भैया जो पूरा का पूरा है ना बॉस, पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आजकल पेपर्स अभी वैसे ही टफ आते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करना इज नॉनसेंस। क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ हो तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, नहीं तो मैं पहले लेक्चर में ज्ञान देने वाला आदमी नहीं हूं। अब अगर यहां तक हो आप तो मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं बता रहा हूं, देखो एक बार पढ़ के पास होने वाला तुक्का है। कोई बोलता मैंने भाई इतना इतना बड़ा और पास हो गया, तो भैया वो नसीब अच्छा था या उस अटेम्प्ट में पास हुआ। आपके अटेम्प्ट में आपका पेपर अलग रहेगा, उसके नसीब अलग है, आपके नसीब अलग रहेंगे। आपको मिनिमम 4 बार आपने पढ़ना चाहिए। ये सुपर फास्ट रिवीजन 1-2 बार 3 बार देखिए, फिर एग्जाम के 2 महीने पहले जब मैं पूरा प्रॉपर रिवीजन लेके आऊंगा चार्ट वाला, उसमें आ जाना। आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर टैक्सेशन आपको करना है ना, चाहे आप सीए का कर रहे हो, चाहे आप सीएमए का कर रहे हो, चाहे आप सीएस का कर रहे हो, मैं जबरदस्त तरीके से आपका हो जाएगा। बस आपको 4 बार रिवाइज करना है। अगर आप सोच रहे हो मैं एक बार लेक्चर देके पास हो जाऊंगा, तो फिर वो तो नसीब की बात है। बट ये भी गारंटी है कि अगर आपने 4 बार कर लिया 4 टाइम्स, क्योंकि देखो ये लॉ है, इसको याद रखना पड़ता। अब आपको स्लैब रेट याद नहीं है, आपको मार्जिनल सरचार्ज के रेट से याद नहीं है, फिर क्या क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। मेरा पेन गया। तो आपको मिनिमम इसको 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस के लिए हमारी कॉन्सेप्ट बुक है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तगड़े वाले सारे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बुक के क्वेश्चंस करो, उसके बाद में अगर टाइम है तुम्हारे पास तब जाके क्वेश्चन बैंक बनाओ, मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट बुक के क्वेश्चन बैंक बनाओ। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कहीं और देखो। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 3-4 बार रिवाइज करोगे ना, आपके पास टाइम रहेगा ही नहीं। और ये 3-4 बार रिवाइज करना इज मोर देन सफिशिएंट। देखो 1000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, 200 क्वेश्चन तगड़े वाले सॉल्व करने, जो आपको मिल जाएंगे मेरी क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का प्रमोशन मां कसम नहीं कर रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट बुक आपको परचेस करनी है, आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ही उसकी लिंक दे रखी है, प्लीज वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया होगा तो प्लीज अपने जो भी दोस्त है सीए सीएस सीएमए कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में रेसिडेंशियल स्टेटस का आएगा, उसके अगले हफ्ते हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन आएगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख देना और शेयर जरूर कर देना। इससे आपका तो कोई कॉस्ट नहीं है, मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो।